वेलकम टू अनदर सेशन गाइस। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त देव और स्वागत करता हूं हमारी महा क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज में फॉर सीए इंटरमीडिएट। और आज ऑफिशियली मैं बोलता हूं कि ये हमारी इस बैच का आखिरी सेशन है। द लास्ट सेशन ऑफ दिस बैच इज टुडे। टू बी ऑनेस्ट, अब तक 5 सब्जेक्ट्स हमने टारगेट किए एंड बहुत अलग अलग सब्जेक्ट्स में से अलग अलग कंसेप्ट्स हमने आज आज तक टारगेट किए हैं। एंड आज भी जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, आप आज के वीडियो से भी यही चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मैं पहली बात आपके साथ क्विकली आज के एजेंडा को डिस्कस कर लेता हूं। आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग एक फुल फ्लेजेड केस स्टडी करेंगे ऑन द चैप्टर अकाउंट्स ऑफ कंपनी। ठीक है, 6 से 7 एमसीक्यूज होंगे और अकाउंट्स ऑफ द कंपनी चैप्टर जो है उनके हम लोग लीगल पॉइंट्स को आज टारगेट करेंगे। दूसरी चीज, इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज में ना हम लोग अकाउंट्स ऑफ द कंपनी के ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे टारगेट करेंगे। एंड ऑडिट एंड ऑडिटर्स, ट्रिपल ऑडिट एंड ऑडिटर्स, इस चैप्टर के कुछ अच्छे अच्छे कंसेप्ट्स को हम टारगेट करेंगे। इसी के अलावा आपका अदर लॉज में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दैट इज फेमा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, हम उसे भी टारगेट करेंगे। एंड हम लोग एक इंडिपेंडेंट एमसीक्यू करेंगे ऑन एलएलपी ऑल्सो, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। और तीसरी हमारे जो डिस्क्रिप्टिव सवाल है, डिस्क्रिप्टिव सवाल में हम एक डिस्क्रिप्टिव सवाल करेंगे ऑन द चैप्टर ऑफ एलएलपी। और दूसरा डिस्क्रिप्टिव सवाल में आपके लिए मॉड्यूल के कुछ सवालों को क्लब कर लेकर आया हूं, अ क्वेश्चन ऑन डिपॉजिट्स चैप्टर ऑफ योर कॉर्पोरेट लॉ। देखो, अगर आपने हमारी एमसीक्यू प्रैक्टिस वीडियो देखी है ऑफ कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, तो उसमें हर चैप्टर, बाकी के लगभग सारे चैप्टर्स को, जैसे आपका मीटिंग्स हो गया, फिर आपका प्रोस्पेक्टस हो गया, ऐसे काफी सारे चैप्टर्स ऑलरेडी मैं टारगेट कर चुका हूं। तो अगर आप वो वीडियो और उसी के क्लब में अगर आप ये वाली वीडियो देख लेते हो तो भाई मैं बोल सकता हूं लगभग पूरा कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज आपने टच कर लिए। ये आई कैन डेफिनेटली टेल यू। तो जो कंसेप्ट्स उस वीडियो में टारगेटेड नहीं होंगे वो कंसेप्ट्स इस वीडियो में टारगेटेड होंगे। सिंपल सी बात है, ताकि कोई भी तरीके का रिपीटेशन ना हो। और आप आज, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो पहले आप आज का ये वीडियो देखिए, आप देखिए कि आपके कैसे कंसेप्ट्स टेस्ट हो रहे हैं। एंड अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो के लिंक में मैं वो एमसीक्यू प्रैक्टिस वीडियो की भी लिंक डाल दूंगा, आप वहां पर भी जाके देख लीजिए द बैलेंस चैप्टर्स। चलिए, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना भाई। और चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस एजेंडा के साथ विद अ क्विक केस स्टडी ऑन आवर अकाउंट्स ऑफ कंपनी। क्विक मतलब बड़ी केस स्टडी है, ऑफ कोर्स काफी सारे कंसेप्ट्स इसमें आपके टारगेट होंगे। ठीक है, चलो पहले केस स्टडी पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चंस 1 बाय 1 क्वेश्चंस और उनके कंसेप्ट्स के साथ साथ रिवीजन करेंगे। आ जाइए, चलो लेट्स बिगिन। लेके प्रभु जी का नाम। Harsh Makers Limited is a company incorporated under the Companies Act 2013 and it began its operations of production of pipes from 1st of April 2023. ठीक है, during the financial year 24-25 a general meeting had been called for the finalization and adoption of the financial statements by the shareholders। मतलब सीधी बात है, समझो फिनेंशियल ईयर 23-24 में जितने भी ऑपरेशंस हुए होंगे तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम लोग कब फाइनलाइज करते हैं? ऑफ कोर्स अगले साल में 24-25 में। तो उसी के लिए जनरल मीटिंग बुलाई गई थी। However, one of the director had contended that the financial statements were not prepared in compliance of the Companies Act 2013। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? And some of the changes shall be made। On asking, the director provided the profit and loss account and the balance sheet prepared under the cash system of accounting and were lying on the director's office। मैं आपको बता देता हूं कि कंसेप्ट यहां पर है। ठीक है, इतने से प्लेस पर आपका कंसेप्ट है, इस पर कंसेप्ट क्वेश्चन है। The company considered and made the appropriate changes। Further, Mr. Khan, the independent director of the company, wishes to inspect some of the accounts of the subsidiary of Harsh Makers Limited, that is Harsh Mini Makers। मिस्टर खान डायरेक्टर है, उनको हर्ष मेकर्स की सब्सिडरी हर्ष मिनी मेकर्स उसके अकाउंट्स देखने हैं। बट दिक्कत देखो क्या है, हाउएवर दिस ब्रांच इज लोकेटेड इन ह्यूस्टन। ह्यूस्टन मतलब यूनाइटेड किंगडम।
एंड हेंस मिस्टर खान हैज सेंट अ रिटन एप्लीकेशन। आपका कंसेप्ट क्वेश्चन नंबर 2 यहां से टारगेट होगा, तो ध्यान से देखो। मैं इंपॉर्टेंट एरियाज मार्क कराते ही चल रहा हूं ताकि आपका केस स्टडी पे इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ ध्यान रहे। और जस्ट लाइक आई से हर वीडियो में इंस्टीट्यूट हर केस स्टडी को शुरुआत करेगा विद सम ज्ञान। तो मैंने भी अपना केस स्टडी वैसे ही सिलेक्ट किया है, आई मीन ऐसे ही फ्रेम किया। Another company, Mitchell Limited, is engaged in the business of trading of wood, and all of its securities have been issued on a private placement basis to its members, and it is in the process of creating its financial statements for the first quarter of the financial year 24-25। मतलब देखो यहाँ पर पता है क्या है, ये प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर इसने अपनी सारी सिक्योरिटीज इशू की है। मतलब कहना ही से दिस इज एन अनलिस्टेड कंपनी। यस भैया, दिस इज एन अनलिस्टेड कंपनी। सारे सिक्योरिटीज तो प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे दिए हुए, एक भी सिक्योरिटी उसकी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड ही नहीं है, तो अनलिस्टेड कंपनी हो गई ना। यस और पीरियोडिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कंसेप्ट है यहाँ पर, क्योंकि देखो क्या बोला है, FY 24-25 के पहले क्वार्टर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के वो प्रिपरेशन में रहे मिटचल लिमिटेड। हाउएवर द कंपनी इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ 22-23 has valued its long-term investments at its fair value of 12 lakhs, being 20% higher than its cost। मजा आएगा इसमें ना, ये जो होगा ना आपका, ये पर्टिकुलर चीज इसमें पता है आपका लॉ और अकाउंट्स दोनों का कंसेप्ट टेस्ट हो रहा है। पता है क्यों? इसमें AS 13 प्लस आपका कंपनी लॉ दोनों टेस्ट होगा। मजा आएगा, बहुत अच्छा सवाल आएगा इस पे, इसको मार्क करके रखते हैं। Not being in compliance, the directors decide to revise the financial statements during the year 24-25। ठीक है। Further, the company's directors over a high tea were discussing about how the NFRA has been doing its work so diligently। सीधी बात है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी भाई बहुत पावरफुल बॉडी है, सच बता रहा हूँ, बहुत तगड़ी बॉडी है। कभी पंगे मत लेना इससे, ड्यू डिलिजेंस रखना, ऑनेस्टली प्रैक्टिस करना। However, a casual argument started between them, while one of the directors said that apart from a chairperson, only 7 part-time directors can form the constitution, whereas the second one said that apart from chairperson, 10 part-time and full-time members exist। Another concept question will come from here। यहां से एक और concept question आएगा। ये जितने भी स्टार मार्क्स मैंने करवाए ना, हर एक आपके इस पे MCQ है, तो इसीलिए मार्क करवा रहा हूं। Another argument also arise while discussing the penal provisions undertaken by NFRA for professional misconduct। बोलते प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करोगे, NFRA के साथ पंगे लोगे, काम सही से नहीं करोगे, तो NFRA पेनल्टी कितनी मारेगा? इस बात पे भी दोनों में जंग छिड़ गई, दोनों डायरेक्टर्स पे। अरे भाई साहब कैसे डायरेक्टर है? When director 1 said that the penalty of individual shall be a minimum of 1 lakh, whereas the another one states that the penalty of firms shall be a minimum of 5 lakhs। इस पर भी एज एक्सपेक्टेड एक क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया है। चलो तो देखो 1 2 3 4 5 6 लगभग 6 से 7 MCQs आपके हैं। ठीक है, तो दिस इज द एंटायर केस स्टडी। और अब हम लोग जो है MCQs की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट MCQ, referring to the director's contention, which of the following changes shall be made towards the financial statements of the company। आ जाओ। तो पहला सवाल जस्ट लाइक आई सेड ये वाला है। याद है एक डायरेक्टर था जो बोलते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनीज एक्ट के हिसाब से नहीं बने थे। तो अब ना देखो इसमें हिंट किया है। जब कंपनी ने डायरेक्टर को बोला कि भाई आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बताओ कि कहां कहां चेंजेस की जरूरत है, तो डायरेक्टर ने क्या दिया? डायरेक्टर प्रोवाइडेड प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड अंडर द कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग and were lying on the director's office। ये दो, टू बी ऑनेस्ट, ये दो चीजें चेंज करनी है। क्यों? इधर आ जाओ, क्योंकि एज पर सेक्शन नंबर 128 ऑफ द कंपनीज एक्ट, हर एक कंपनी को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डबल एंट्री सिस्टम और अक्रूवल बेसिस पे रखना होगा। अक्रूवल बेसिस मतलब क्या? ट्रांजैक्शंस विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स एज एंड व्हेन दे बिकम ड्यू। मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि आज मैंने पेमेंट किया कि नहीं किया, बट अगर आज मेरे पेमेंट का ड्यू डेट है तो आज के दिन पे वो ट्रांजैक्शन मेरी कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होना चाहिए। दिस इज अक्रूवल सिस्टम एंड डबल एंट्री
सिंगल एंट्री में क्या होता है, सिर्फ या तो आप रिसीट साइड डालते हो या तो पेमेंट साइड डालते हो। डबल एंट्री में हर एक जर्नल एंट्री के दो लेजर सेट होते हैं, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड। तो सेक्शन 128 क्या बोलता है, हर एक कंपनी को अपनी बुक्स को डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में रखना होगा एंड अक्रूवल अकाउंटिंग का अजम्पशन लेकर के रखना होगा। इसी के साथ साथ आपकी जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है, भैया अफेयर्स, अरे अफेयर्स मतलब वो नहीं जो तुम सोच रहे हो, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मतलब बैलेंस शीट, भटको मत तुम लोग। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मतलब बैलेंस शीट, उसका ट्रू एंड फेयर भी होना चाहिए। बोले तो फ्री फ्रॉम एनी गड़बड़, धड़धड़, कड़कड़, फ्री फ्रॉम एनी मटेरियल मिस स्टेटमेंट। ठीक है, अक्रूवल बेसिस पे रखना है, डबल एंट्री सिस्टम पे रखना है। चलो मेरे साथ बोलो, ट्रू एंड फेयर व्यू होना चाहिए आपकी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम फॉलो करना है एंड अक्रूवल बेसिस पे रखना है। और इसी के साथ साथ कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स पता है कहां पे रहेंगे, उसकी रजिस्टर्ड ऑफिस पे, रजिस्टर्ड ऑफिस पे। तो अब सुनो, यहां पे पहली गलती क्या है, कंपनी ने अपने प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को कैश सिस्टम पे मेंटेन किया है, ये पहली गलती। मतलब कहना इसे कि चेंजेस जो डायरेक्टर बोल रहा है यहां पर बोल रहा है दैट सम ऑफ द चेंजेस शैल बी मेड, इसमें पहला चेंज तो यही होगा कि कंपनी को अपनी सिस्टम चेंज करनी होगी फ्रॉम कैश टू अक्रूवल। यस भैया, पहला चेंज कंपनी को अपना सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। और दूसरा, देवर लाइन एट द डायरेक्टर्स ऑफिस, अरे भाई कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस में बुक्स होने चाहिए, कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स डायरेक्टर के ऑफिस में क्या कर रही है। तो दूसरी चीज, कंपनी को अपना लोकेशन चेंज करना पड़ेगा। तो दो चेंजेस, कैश सिस्टम से अक्रूवल सिस्टम में लाओ और बुक्स को डायरेक्टर की ऑफिस से कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में लेके जाओ। तो इसका आंसर क्या है, देखो, to change the place of financial statements, to change the accounting system, to change the place as well as accounting system। समझ रहे हो, तो ऑप्शन सी इज माय राइट आंसर। कंपनी को अकाउंटिंग सिस्टम भी अपनी बदलनी पड़ेगी फ्रॉम कैश टू अक्रूवल, और कंपनी को अपना प्लेस भी बदलना पड़ेगा फ्रॉम डायरेक्टर्स ऑफिस टू द रजिस्टर्ड ऑफिस। आपका सेक्शन 128 रिवाइज। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले कंसेप्ट क्वेश्चन की ओर, आ जाओ। How shall the company proceed with the written application received by Mr. Khan? कौन सा रिटर्न एप्लीकेशन भैया, इधर आ जाओ। यहां पर याद है मिस्टर खान ने क्या बोला, मिस्टर खान कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था और बोलते कि हर्ष मेकर्स की सब्सिडरी जो ह्यूस्टन में है, जिसकी जो सब्सिडरी ह्यूस्टन में है, हर्ष मिनी मेकर्स, मेरे को उसके अकाउंट्स चाहिए, मेरे को उसके अकाउंट्स इंस्पेक्ट करने हैं, तो उसके लिए रिटर्न एप्लीकेशन भेजा गया। तो भैया अब इसमें हमें पूछा क्या है, बोलते हैं कि भैया रिटर्न एप्लीकेशन मिलने के बाद कंपनी क्या करेगी। तो पहले तो हमें प्रोसेस जानना पड़ेगा। तो इसमें ना दो लॉ लग रहे, एक नहीं दो, ध्यान से सुनना। ये भी आपका सेक्शन 28 पर ही क्वेश्चन है। तो देखो क्या बोलते हैं, समझो, दो चीजें। पहली चीज ये बोलता है कि अगर किसी भी डायरेक्टर को किसी कंपनी की ऐसी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए जो इंडिया के बाहर रखी है, मतलब समझो इंडिया के किसी बाहर की कंपनी, इंडिया की कंपनी है जो समझो कहीं इंडिया के बाहर फाइनेंशियल्स मेंटेन कर रही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेंटेन कर रही है, और मुझे एज ए डायरेक्टर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंस्पेक्ट करने हैं, तो मुझे कंपनी को एप्लीकेशन लिख के देना पड़ेगा। और कंपनी को जिस दिन वो एप्लीकेशन मिला, जिस दिन वो रिटर्न रिक्वेस्ट मिला, उसके अगले 15 दिन में वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेरे तक पहुंचाने पड़ेंगे। ये पहला लॉ लग रहा है। दूसरा लॉ पता है क्या लग रहा है, दूसरा लॉ ये लग रहा है कि अगर मुझे किसी भी इंसान को किसी कंपनी की सब्सिडरी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करना है ना, तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। मतलब समझो, इंडिया के बाहर की बुक्स अगर एक डायरेक्टर को इंस्पेक्ट करनी है, एप्लीकेशन दे कंपनी को, अगले 15 दिन में उसके घर पे बुक्स होंगे। और अगर किसी भी इंसान को, सेकंड वाले में डायरेक्टर नहीं है, सिर्फ इंसान है, किसी भी इंसान को अगर कंपनी की सब्सिडरी की बुक्स इंस्पेक्ट करनी है तो बोर्ड रेजोल्यूशन लगेगा। तो भैया यहां पर तो दोनों लॉ लगेंगे ना, क्योंकि पहली बात तो यहां पर एक डायरेक्टर है जिसको कंपनी के ह्यूस्टन ब्रांच, मतलब इंडिया के बाहर के किसी ब्रांच के बुक्स को इंस्पेक्ट करना है, मतलब यहां पर रिटर्न एप्लीकेशन भी लगेगा। और हर्ष मेकर्स रिटर्न एप्लीकेशन मिलने के अगले 15 दिन में हर्ष मिनी मेकर्स की बुक्स को डायरेक्टर मिस्टर खान तक पहुंचाएगा, जो अपने केस में डायरेक्टर है। ये पहला लॉ। दूसरा लॉ, हर्ष मेकर्स की क्या है भैया, सब्सिडरी है। तो अगर किसी कंपनी की सब्सिडरी की बुक्स को इंस्पेक्ट करना है तो साथ साथ बोर्ड रेजोल्यूशन भी तो पास करना पड़ेगा। मतलब भैया यहाँ पर दोनों लॉ एक साथ लग रहे हैं। हाँ मेरे भाई, दोनों लॉ इधर एक साथ लग रहे। 15 दिन में
15 दिन एप्लीकेशन वाला रूल भी लगेगा क्योंकि इंडिया के बाहर की बुक्स है, और बोर्ड रेजोल्यूशन भी पास होगा क्योंकि सब्सिडरी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स के इंस्पेक्ट करने हैं। भैया क्या ही सवाल था ये, मजा आ गया। तो ध्यान से देखो इसका आंसर क्या है। द कंपनी शैल प्रोवाइड द अकाउंट्स ऑफ सब्सिडरी बाय मींस ऑफ अ बोर्ड रेजोल्यूशन, ये हमारा पहला लॉ, हमारा दूसरा लॉ जो हमने पढ़ा, विद इन 15 days फ्रॉम द रिसीट ऑफ द रिटर्न रिक्वेस्ट। क्लियर? तो ऑप्शन ए इज माई राइट आंसर। बाकी आंसर्स क्यों रॉन्ग है वो भी देख लेते हैं। बाकी आंसर इसके लिए रॉन्ग है क्योंकि यहां पर देखो यहां पर देखो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है, तीसरे में भी ऑर्डिनरी है और चौथे में तो स्पेशल है, और चौथे में तो देखो दिन भी 30 कर दिए हैं और 60 कर दिए तीसरे चौथे में तो ऑप्शन ए इज माई राइट आंसर। ओके चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले एमसीक्यू की ओर। What shall be the last date when Mitchell Limited shall file a copy of its Q1 financial statements with the Registrar of Companies? अब इधर आ जाओ। यहां पर पता है मैंने आपको क्या बोला था, ये देखो एक कंसेप्ट क्वेश्चन यहां पर भी आपका था इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। देखो क्या बोला है, अनदर कंपनी मिचेल लिमिटेड जो वुड के बिजनेस में, और वो पहली बात एक अनलिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी, ठीक है, और उसको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भरनी है फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24-25। अब इसमें पता है कंसेप्ट क्या लग रहा है, इसमें आपका जो कंसेप्ट है ना वो लग रहा है आपका सेक्शन 129 है। अब ध्यान से सुनना, हमारे जो मोदी जी है ना, मोदी जी बोले तो सेंट्रल गवर्नमेंट, भाइयों बहनों, जो हमारे मोदी जी है ना वो क्या बोलते हैं कि किसी क्लास ऑफ अनलिस्टेड कंपनीज या किसी क्लासेस ऑफ अनलिस्टेड कंपनीज, हमारे केस में देखो मिचेल लिमिटेड के सारे सिक्योरिटीज प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर है, मतलब अनलिस्टेड कंपनीज है। मोदी जी बोलते हैं, देखो ऐसे मस्त एक्टिंग करके बताता हूं, भाइयों बहनों आज से जिन अनलिस्टेड या क्लासेस ऑफ अनलिस्टेड कंपनीज को हम बोलेंगे वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पीरियोडिकल बेसिस पे बनाएगी। अब चाहे वो मंथली हो, क्वार्टरली हो या हाफ ईयरली हो, वो हम बोलेंगे। मस्त एक्टिंग किया ना, कंसेप्ट समझा क्या बोला। सेंट्रल गवर्नमेंट अनलिस्टेड कंपनीज को बोल सकते हैं कि आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ईयरली नहीं एक पीरियोडिकल बेसिस पे बनाओ, वो क्वार्टरली भी होंगे, मंथली भी होंगे, वैसे भी होंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ पता है क्या बोलते हैं, आप कंप्लीट ऑडिट और लिमिटेड रिव्यू दोनों करवाएंगे अपना। भैया अब इन दोनों में क्या फर्क है, याद है अगर आपने मेरा ऑडिट वाला सेशन देखा होगा तो उसमें पता हमने एक पूरा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन किया था जिसमें हमने अलग अलग लॉज लगा करके एक क्वेश्चन के थ्रू पूरी कंपनी का हमने एक लिमिटेड रिव्यू किया था, जिसमें हम सिर्फ कुछ चीजें चेक किए थे। AS10 के हिसाब से हमने पीपी चेक किया था और वो सारी चीजें छोटी छोटी। तो जिन्होंने नहीं किया मैं आपको बता देता हूँ लिमिटेड रिव्यू क्या होता है। जब आप किसी ऑडिट में सारी चीजें नहीं बट सिर्फ कुछ चुनिंदा चीजें चेक करके उस पर अपना रिव्यू देते हो, दैट इज लिमिटेड रिव्यू। और कंप्लीट ऑडिट मतलब क्या, कंप्लीट ऑडिट मतलब A to Z सारी चीजें चेक करना, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको बोल सकती है अगर आप अनलिस्टेड कंपनी हो कि आप लिमिटेड रिव्यू करवाओ और कंप्लीट ऑडिट भी करवाओ, आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्वार्टरली बेसिस पे भी बनाओ। और मेरी बात ध्यान से सुना, यहां पर कंसेप्ट है, अगर आपको मोदी जी बोलते हैं कि आपको क्वार्टरली, आपको पीरियोडिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है तो हर उस पीरियड के 30 दिन में आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देनी है। मतलब अगर मंथली बोला है तो हर महीने की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उस महीने के एंड से अगले 30 दिन में, क्वार्टरली बोला है तो हर क्वार्टर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उस क्वार्टर के एंड से अगले 30 दिन में, 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट एवरी पीरियड यू शुड फाइल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज विद सच फीस। समझ में आ गया कंसेप्ट। तो अब देखो क्या बोला है, तो अब ऑफ कोर्स मिचेल लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी है, उसको गवर्नमेंट ने बोला होगा कि आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्वार्टरली बेसिस पर बनाओ। तो मुझे एक बात बताओ, इस पर्टिकुलर केस में जो उसने Q1 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है बनाई होगी, वो कहना इसे Q1 के 30 दिन के बाद फाइल करना पड़ेगा उसको, 30 दिन के बाद तक फाइल हो सकती है वो ROC के पास। तो मुझे एक बात बताओ, व्हेन इज द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ एनी ईयर, फ्रॉम 1 अप्रैल। एक क्वार्टर 3 महीने का होता है, एक क्वार्टर में कितना होता है भाई, एक क्वार्टर में कितना होता है, अरे नहीं 30 ml नहीं, अच्छा वो पुराना हो गया, एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं। तो अप्रैल, मई, जून, तो 30 जून को आपका फर्स्ट क्वार्टर फिनिश होगा, उससे अगले 30 दिन। अब ध्यान से सुनना, काफी एस्पिरेंट्स को ना, एक एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज बोल रहा हूँ, काफी एस्पिरेंट्स को ना दिन गिनना नहीं आता। तुम्हारा भाई है ना, क्यों टेंशन ले रहा है, समझो
जो आपका जनरल इंटरप्रिटेशन का रूल है ना, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स नहीं बोलूंगा मैं, जीसीए बोलूंगा, क्योंकि ये जनरल क्लॉजेस एक्ट का प्रोविजन है। जनरल क्लॉजेस एक्ट के हिसाब से आप कभी भी टाइम कैलकुलेट करोगे तो पता है किसी भी सीरीज में जो उसका फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे वो एक्सक्लूड करना, और जो लास्ट डे है एलडी है उसको इंक्लूड करना। मतलब कैसे गिनना है समझो, मैंने क्या बोला, 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट पीरियड, मतलब 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ 30 जून। तो इस केस में 30 जून आपका पहला दिन है, और रूल क्या बोलता है, पहले दिन को इग्नोर करने का, मतलब 30 जून को इग्नोर कर दो। 1 जुलाई से आपकी काउंटिंग स्टार्ट होगी, तो 1 जुलाई से 30 दिन गिनो, फर्स्ट जुलाई 2 जुलाई से करते करते जाओगे तो आपका आएगा 30 जुलाई, और 30 जुलाई को इंक्लूड करना है, हाँ लास्ट डे ऑफ द सीरीज को इंक्लूड करना है, मतलब एक्सक्लूडिंग 30 जून, अगले दिन से काउंटिंग स्टार्ट होगी, एंड जो 30 जुलाई होगा उसको इंक्लूड कर दो। मतलब कहना इसे आखिरी दिन 30 जुलाई आया हमारे केस में, यस भैया 30 जुलाई आया। अब यहां पर है ना आंसर रॉन्ग लिखा है मैंने, दिस शुड बी 30 जुलाई, तो इसको करेक्ट कर देना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर मैं जब आपको ग्रुप में पीडीएफ शेयर करूंगा आई विल करेक्ट इट, डोंट वरी। ठीक है, तो इस केस में द आंसर इज गोइंग टू बी 30 जुलाई 2024। ठीक है, चलो आई होप अब आपको थोड़ा सा टाइम का कैलकुलेशन भी समझा होगा। ठीक है, देखो 30 डेज 60 डेज 90 डेज हम सब लोग ऐसे ही रट्टा तो मार लेते हैं यार, बट वो जो जब गिनने की बारी आती है ना तब हम लोग कंफ्यूज होते हैं, यार ये पढ़ा तो था कि फर्स्ट डे इंक्लूड करना है लास्ट डे एक्सक्लूड करना है, या फर्स्ट डे एक्सक्लूड करना लास्ट डे इंक्लूड करना है, वो एग्जाम में याद नहीं आता है ना। तो अब याद रख लेना, पहला दिन एक्सक्लूड होगा, आखिरी दिन इंक्लूड होगा, लिख के रख लो भाई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताई है मैंने। चलो नेक्स्ट चीज, आई मीन द नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफरिंग टू द रिविजन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू बी मेड, the board of directors shall make an application to the tribunal within dash days from the decision and shall file the order of tribunal within dash days from the date of receipt of copy to the registrar। अब भैया ये इतना बड़ा सवाल क्या है, अरे देखो समझो, यहां पर मैंने बोला था ना कि मित्चल लिमिटेड ने क्या किया है, ये आपका ना AS 13 का भी टेस्ट हो रहा है और आपका कॉर्पोरेट लॉ भी टेस्ट हो रहा है। एक चीज समझो कि एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 13 जो कंपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स वैल्यू करती है ना बेस्ड ऑन देयर इंटेंशन, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स शुड ऑलवेज बी कैरीड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एट देयर कॉस्ट। वो कॉस्ट और फेयर वैल्यू वाला जो कंपैरिजन होता है और फिर वैल्यूएशन होता है वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए होता है, बट जब कंपनी बोलती है कि ये मेरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, मैं वो कंपनी को उसे कॉस्ट पे रखना पड़ेगा। यहाँ पे गड़बड़ क्या हुई है, कंपनी ने अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को फेयर वैल्यू पे रख दिए, तो कहना ही से ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एरर हो गया और ये डायरेक्टर्स की पकड़ में आया है, ये डायरेक्टर्स की पकड़ में आया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23, और कंपनी बोलती है कि अब ना हमें इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में ये 22-23 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिवाइज करना है, अब हम कैसे करें, तो उस पर ही आपको सवाल पूछा गया है। तो इस पर है ना भाई पूरा प्रोसेस है, मैं आपको क्विकली अगर प्रोसेस समझाऊंगा ना आपको समझ में आ जाएगा। अब आपकी मॉड्यूल में देखो कितना भारी भरकम लिखा है, ये देखो ये इतना सब लिखा है, अब इतना सब पढ़ने जाऊंगा तो हो गया कल्याणम मेरा। ठीक है, तो मैं आपको सिंपल सा एक चार्ट बना करके देता हूँ, नॉट चार्ट आई वुड से, बट एक सिंपल सा माइंड मैप आपको मैं ओरली बोलता हूँ, आपको क्विकली क्लिक हो जाएगा, सिर्फ ध्यान से सुनना। ठीक है, जब भी किसी भी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये लगता है, क्या लगता है कि मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फिर मेरी कंपनी का बोर्ड रिपोर्ट, क्या बोला मैंने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या बोर्ड रिपोर्ट कंपनीज एक्ट के हिसाब से नहीं है, तब मुझे उसे रिवाइज करना पड़ेगा। अब एक फाइनेंशियल ईयर में मैं मैक्सिमम 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या बोर्ड रिपोर्ट को रिवाइज कर सकता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनना, आज हम लोग खड़े हैं, समझो नहीं, आज हम लोग खड़े हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 में, मतलब इससे 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स, फाइनेंशियल ईयर 23-24 के रिवाइज करना चाहो तो इस साल कर सकता हूँ, 22-23 के करना चाहो इस साल कर सकता हूँ, और 21-22 के करना चाहो तो इस साल कर सकता हूँ। अब अगले साल क्या होगा, फाइनेंशियल ईयर 25-26 में जाऊंगा, उसके 3 प्रीसीडिंग ईयर्स, मतलब 24-25, 23-24, 22-23, समझे। तो हर फाइनेंशियल ईयर में मैं कितने फाइनेंशियल ईयर्स की कितने प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स की फाइनेंशियल्स को रिवाइज कर सकता हूँ, 3, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसकी प्रोसेस समझो कैसे होगी। सबसे पहले
जब भी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिवाइज करना होगा ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलकर डिसीजन लेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलेंगे भाई, जैसे यहां पर कैसे हुआ कि देखो एक डायरेक्टर ने बोला कि भाई 20% हायर है कॉस्ट से, तो सारे डायरेक्टर्स ने क्या बोला कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिवाइज करेंगे इस साल, बराबर। तो सबसे पहले ऐसा ही होता है, सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग में डिसीजन लेते हैं कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिवाइज करना है। जैसे ही डिसाइड किया कि हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिवाइज करना है, डिसीजन के अगले 14 दिन में कोर्ट को अप्रोच करो, ट्रिब्यूनल को अप्रोच करो, एनसीएलटी को अप्रोच करो। एनसीएलटी बोले तो हम देखो, हम लोग है ना एक चीज बोलते हैं इस आंसर के लिए, हम एनसीएलटी को बड़े पप्पा बोलेंगे और आरओसी को पप्पा बोलेंगे, ठीक है। मैंने क्या बोला, हम एनसीएलटी को बड़े पप्पा बोलेंगे और आरओसी को पप्पा बोलेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बोर्ड ने डिसाइड किया, उसके अगले 14 दिन में बड़े पप्पा को आपको बताना पड़ेगा, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन देना पड़ेगा ट्रिब्यूनल को इन फॉर्म एनसीएलटी नंबर 1। अब भाई बड़े पप्पा जवाब के लिए वो सोचेंगे, फिर बोलेंगे कि भाई हम आपको अनुमति देते हैं रिवीजन की कि नहीं देते। सूर्यवंशम आप लोगों ने देखी है, उसमें वो जो अमिताभ बच्चन बताया होता है ना इन द फादर्स रोल, वैसे वाले बड़े पप्पा सोच समझ के बोलेंगे हम आपको इस चीज की अनुमति देते हैं, हाय। वैसे ही एनसीएलटी भी बोलेगा सॉरी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जिस दिन से डिसाइड किया एनसीएलटी 1 में अगले 14 दिन में आप अपील करो, और एनसीएलटी की जजमेंट, मेरी बात ध्यान से सुनना, एनसीएलटी की जजमेंट आएगी ना, उसके 14 दिन के पहले भाई कंपनी के जो मालिक है, शेयर होल्डर्स है, उनको भी तो बताना पड़ेगा, तो एडवर्टाइजमेंट दे देने का। किधर गया ये रहा, द कंपनी शैल एडवर्टाइज इट द एप्लीकेशन एटलीस्ट 14 days बिफोर द डेट ऑफ हियरिंग। हियरिंग मतलब बड़े पप्पा के डिसीजन के 14 दिन के पहले। अगर बड़े पापा बोलते हैं कि हम 14 तारीख को फैसला सुनाएंगे, 1 तारीख तक एडवर्टाइजमेंट आ जानी चाहिए, इस तरीके से। फिर क्या होगा, बड़े पापा आपको बोल देंगे कि हाँ भाई हम आपको रिवीजन की अनुमति देते हैं, हाय। तो बड़े पापा क्या करते हैं, बड़े पापा ना ऐसे ऑर्डर पे थप्पा मार के आपको देंगे, मतलब सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल विल बी रिसीव्ड बाय द कंपनी। और जिस दिन आपको बड़े पापा का सर्टिफाइड कॉपी मिला, छोटे पापा को मिलने के अगले 30 दिन में आपको क्या कर देने का, सेट करना है। छोटे पापा बोले तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, अब बड़े पापा ने हाँ बोल दिया है तो छोटे पापा को तो मानना ही पड़ेगा। तो आरओसी के पास वापिस अपील करने नहीं जाने का, आरओसी के पास सीधा सबमिट करके आ जाने का। समझ में आ गया। तो वंस अगेन बोर्ड मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे। जैसे ही डिसाइड किया, अगले 14 दिन में बड़े पापा को अपील करने का। बड़े पापा जिस दिन फैसला सुनाएंगे उसके 14 दिन पहले न्यूज़पेपर में ऐड दे देने का। फिर बड़े पापा डिसीजन देंगे। बड़े पापा ने ना बोल दिया तो बात ही खत्म, बट बड़े पापा ने हाँ बोला तो जिस दिन बड़े पापा का ऑर्डर आया, अगले 30 दिन में छोटे पापा के आगे भेज देने का। वो व्हाट्सएप पे आप फॉरवर्ड नहीं करते हो मैसेज, वैसे एनसीएलटी का मैसेज आपको आरओसी में विद इन 30 days फ्रॉम रिसीट फॉरवर्ड कर देने का, ठीक है। उसके बाद ना पता है क्या कर सकते हो, आप मीटिंग बुलाओ, क्योंकि देखो आपने न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दी है, मतलब शेयर होल्डर्स को पता है, तो मीटिंग बुलानी पड़ेगी। खेलिए मीटिंग करिए मीटिंग, तो शेयर होल्डर्स आएंगे, जनरल मीटिंग होगी, वहां पे अडॉप्शन होगा, और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब रिवाइज होंगे ना, उसके अगले 30 दिन में फिर से छोटे पप्पा को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे के आने का, या रिवाइज बोर्ड रिपोर्ट दे के आ जाने का। समझ में आया पूरा प्रोसेस? यस। तो अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या है फिर से पढ़ता हूं। रेफरिंग टू द रिविजन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स and to be made, the board of directors shall make an application to the tribunal। मतलब बोर्ड ने मीटिंग में डिसाइड किया, उसके अगले कितने दिन में ट्रिब्यूनल मतलब बड़े पप्पा को एप्लीकेशन जाना चाहिए। कहना है 14 days, यस 14 दिन। एंड फ्रॉम द डिसीजन मतलब बड़े पप्पा ने ऑर्डर का थप्पा मारा, बड़े पप्पा ने हाँ बोल दिया, द फाइल द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल विद इन -days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ कॉपी टू द रजिस्ट्रार। मतलब बड़े पप्पा का थप्पा वाला ऑर्डर मिला, उसको छोटे पप्पा को कितने दिन में फॉरवर्ड करने का, 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट। तो 14 days है, 14 days 30 days। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखो ऐसे ना एक एक प्रोसेस में आपको एकदम मजे में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको दिमाग में रिटेन रहे। अभी मैं चाहूँ तो ऐसे सीधा पढ़ा सकता हूँ, ये ट्रिब्यूनल, ये रजिस्ट्रार, बट आई डोंट वांट टू क्रिएट अननेसेसरी कंफ्यूजन इन योर माइंड। मैं चाहता हूँ आप हंसते हंसते सब चीज़ रिवाइज कर लो, ठीक है। जैसे देखो कंप्यूटेशन ऑफ टाइम मैंने आपको अच्छे से पता करवा दिया, फिर यहाँ पर आपको पूरा प्रोसेस याद करवाया, फिर देखो ये चीज़ आपको याद करवाई, फिर आपको ये बेसिक सा सवाल याद करवाया। अभी तो आगे बहुत आएगा यार। लाइक किया?
करो भाई, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। चलो नेक्स्ट आ जाओ। रेफरिंग टू द आर्ग्यूमेंट दैट स्टार्टेड बिटवीन द डायरेक्टर्स विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। आ जाओ। अच्छा यहां पर है ना, आर्ग्यूमेंट की जगह पे एक वर्ड ऐड कर दो, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट। ठीक है, यहां पे लिख देना फर्स्ट आर्ग्यूमेंट। अब पहली आर्ग्यूमेंट थी क्या, आ जाओ। देखो ये लोग ना हाई दोनों चाय पी रहे थे डायरेक्टर्स, और दोनों एनएफआरए के कॉन्स्टिट्यूशन पे बात कर रहे थे। एक डायरेक्टर बोलता है कि एनएफआरए में एक चेयरपर्सन होगा और सिर्फ 7 पार्ट टाइम मेंबर्स अलाउड है, और दूसरा डायरेक्टर बोलता है कि एनएफआरए में एक चेयरपर्सन होना चाहिए और 10 पार्ट टाइम एंड फुल टाइम मेंबर्स, मतलब पार्ट टाइम और फुल टाइम मिला करके मेंबर्स 10 होने चाहिए। पता है इनमें से करेक्ट कौन है? एक भी नहीं। दोनों ही फेंक रहे हैं, पता नहीं चाय में क्या मिला है, दोनों ही मस्त पी के फेंक रहे हैं। अभी क्या मिला है मेरे को नहीं पता, बट मैं आपको कंसेप्ट रिवाइज करवा देता हूं। आ जाओ समझो। एनएफआरए में पता है कौन कौन होता है? देयर शुड बी वन चेयरपर्सन हु शुड बी अ पर्सन ऑफ एमिनेंस एंड हैविंग एक्सपर्टीज इन अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, फाइनेंस और लॉ। इसका मतलब पता है क्या भाई? एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए अकाउंट्स में या फिर लॉ में या फिर फाइनेंस में। वैसा ही एक आदमी एनएफआरए का चेयरपर्सन बन सकता है, वैसा ही बहुत चाहिए। आई मीन दिमाग उतना तेज होना चाहिए। एंड यू शुड बी हैविंग एक्सपर्ट नॉलेज, और साथ ही साथ फुल टाइम और पार्ट टाइम मिला करके मैक्सिमम 15 मेंबर्स हो सकते हैं। यहां पर दोनों मार खा गए। पहला डायरेक्टर बोल रहा था कि 7 पार्ट टाइम होने चाहिए, और दूसरा बोल रहा था कि पार्ट टाइम प्लस फुल टाइम पता कितने होने चाहिए? 10। बट पार्ट टाइम और फुल टाइम मिला करके अपार्ट फ्रॉम चेयरपर्सन तो मैक्सिमम 15 हो सकते। तो ये भी गलत, ये भी गलत। बोथ ऑफ द डायरेक्टर्स आर रॉन्ग। फिर देखो, एक खट्टी मिट्टी नोक झोंक के साथ आपको मैंने एनएफआरए का कॉन्स्टिट्यूशन रिवाइज करवा दिया। नन ऑफ द डायरेक्टर्स इज करेक्ट। एंड कमिंग टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस केस स्टडी, जो दूसरी आर्ग्यूमेंट उलझी थी, रेफरिंग टू द सेकेंड आर्ग्यूमेंट विच ऑफ दिस डायरेक्टर्स इज करेक्ट। अब दूसरी आर्ग्यूमेंट क्या थी याद करवा देता हूं। एनएफआरए की पेनल्टी पड़ती है। ये देखो, द लास्ट कंसेप्ट क्वेश्चन कम्स फ्रॉम ओवर हियर। एनएफआरएचा पेनल्टी क्या बोलते हैं? एनएफआरए की जो, अगर आप प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करते हो तो एनएफआरए की पेनल्टी एनएफआरए आप पर कितनी पेनल्टी मारेगा? एनएफआरए आप पर कितनी पेनल्टी मारेगा? एक डायरेक्टर बोलता है कि भाई इंडिविजुअल अगर हुआ तो 1 लाख, दूसरा डायरेक्टर बोलता है फर्म के लिए 5 लाख मिनिमम। पता है इनमें से सही कौन है? अभी इसमें दोनों गलत वाला तुक्का मत मारना भाई, इसमें दोनों सही है। हर बार थोड़ी ना झगड़ा करवाऊंगा दोनों के बीच में। चलो कंसेप्ट रिवाइज करवा देता हूं। देखो आपकी पेनल्टी क्या है? अगर आप प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करते हो तो एनएफआरए मिनिमम एक इंडिविजुअल पर 1 लाख की पेनल्टी मारेगा, और फॉर्म्स पर मिनिमम 5 लाख की पेनल्टी मारेगा। देखो यहां पर वो भी है। अब बोनस में ना मैं आपको और भी चीज पढ़ा देता हूं। इंडिविजुअल में मिनिमम 1 लाख है, और 1 into 5 टाइम्स द फीस रिसीव्ड इज द मैक्सिमम। मतलब फीस रिसीव्ड बोले तो उसका रेम्यूनरेशन। एक डायरेक्टर है जो समझो 5 लाख का रेम्यूनरेशन कमा रहा है, और उसने कोई झोल किया एनएफआरए के साथ, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करके वो रेम्यूनरेशन कमाया, तो मिनिमम पेनल्टी उस पर लग सकती है 1 लाख, और मैक्सिमम 5 लाख इंटू 5 25 लाख का पेनल्टी लगेगा उस पर। इस पर कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। और यही अगर फर्म हुआ तो मिनिमम 5 लाख एंड मैक्सिमम 10 टाइम्स। ठीक है, और इसी के साथ साथ एनएफआरए बोलेगा कि तू प्रैक्टिस भी नहीं करेगा। याद रखना, एनएफआरए सीए पर भी लगता है, सीएस पर भी लगता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई डोंट नो सीएस पे लगता है कि नहीं, बट एनएफआरए सीए पे लगता है। आप अगर इंटरनल ऑडिट में प्रैक्टिस कर रहे हो, स्टैट्यूटरी ऑडिट में प्रैक्टिस कर रहे हो, भाई डिलीजेंटली काम करना है एज अ सीए। एनएफआरए ने पकड़ा ना, 6 महीने से 10 साल तक बैन हो जाओगे भाई। बहुत आप न्यूज़, अगर आप न्यूज़ सुनते हो ना, इंस्टीट्यूट दोबारा न्यूज़ जो है भेजता रहता है हमें, न्यूज़ में आता रहता है बहुत कि एनएफआरए ने इतने चार्टेड अकाउंटेंट्स को प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए सस्पेंड कर दिया। वो जो न्यूज़ आप देखते हो ना, वो सस्पेंशन का जो लॉ है वो यही है। मिनिमम 6 महीने, मैक्सिमम 10 साल। इंडिविजुअल है तो मिनिमम 1 लाख का पेनल्टी, मैक्सिमम 5 टाइम्स द फीस रिसीव्ड। और फर्म है तो मिनिमम 5 लाख का पेनल्टी, मैक्सिमम 10 टाइम्स द फीस रिसीव्ड। समझ रहे हो? तो ध्यान से काम करना। ये एमसीक्यू आपको एक लाइफ लेसन भी देके जा रहा है। देखो
तो इस सेकेंड आर्ग्यूमेंट में एक डायरेक्टर बोलता है इंडिविजुअल के लिए 1 लाख, दूसरा बोलता है फर्म के लिए 5 लाख, तो मिनिमम पेनल्टीज तो दोनों की वही है, तो कंटेंशन ऑफ बोथ द डायरेक्टर्स इज करेक्ट। और इसी के साथ साथ हंसते खेलते हमने एक अकाउंट्स ऑफ द कंपनी की केस स्टडी को निपटा दिया है। और अब हम लोग बढ़ने वाले हैं हमारे इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज की ओर। आ जाओ, जो हमारा सबसे पहला इंडिपेंडेंट एमसीक्यू है ना, दैट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जस्ट लाइक वी डिसाइडेड इन अवर एजेंडा। ठीक है, आ जाओ, चलो आ जाओ बॉस, करवा दूंगा। मैं एक बार सॉल्यूशन का पेज भी निकाल कर रखता हूं। यस, आ जाओ। Missman Limited is a company which furnishes you the following data for the 3 financial years। देख लो, तो इन्होंने आपको बोला है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 21-22 के लिए 4.82 CR है, 22-23 के लिए 5.21 और 23-24 के लिए 5.43। करंट टैक्स इन्होंने इतना इतना माइनस किया है, तो आपका जो NPAT है दैट इज 4.34, 4.69, 4.89। ठीक है, तो ये अच्छा, ये सेम कंसेप्ट पर ना एक प्रीवियस ईयर सवाल पूछा गया है, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, तो इस पर प्लीज ध्यान से। इज मिसमैन लिमिटेड रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट अ CSR कमिटी? इफ यस, व्हाट शैल बी द अमाउंट ऑफ CSR एक्सपेंडिचर टू बी स्पेंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25? अब पहले ना मैं आपको कंसेप्ट रिवाइज करवाता हूँ, और मैं आपको वो पॉइंट पे भी टारगेट करूंगा कि इस क्वेश्चन में आपको कहाँ पे एस्पिरेंट्स को दिक्कत आती है, आज भी कहाँ पे दिक्कत आएगी और उस वक्त भी कहाँ पे दिक्कत आई थी। ये क्वेश्चन ऐसा सेम क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब एग्जैक्टली सेम नहीं, बट इसी कंसेप्ट पर एक सवाल आया है। तो आ जाओ, पहली बात तो CSR कमिटी की एप्लीकेबिलिटी कब है? जब इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपका टर्नओवर 1000 करोड़ रुपए या उससे ऊपर हो, आपका नेटवर्थ 500 करोड़ रुपए या उससे ऊपर हो, या फिर आपका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ रुपए से ऊपर हो। 1505 TNP ऐसे याद रखने का, TNP टर्नओवर नेटवर्थ प्रॉफिट 1505। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ और मोर। अब दिक्कत पता है क्या आएगी? दिक्कत ये आएगी कि भाई हम नेट प्रॉफिट कौन सा वाला लें, क्या हम बिफोर टैक्स ले या आफ्टर टैक्स ले? क्योंकि बिफोर टैक्स लिया, देखो हमें 24-25 के लिए कैलकुलेट करना है, मतलब उसके लिए इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर हो गया 23-24। तो अगर हमने बिफोर टैक्स लिया तो वो तो 5 करोड़ से ऊपर जा रहे हैं, तो CSR कमिटी की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। बट अगर हमने आफ्टर टैक्स लिया तो हमारा आंसर ही बदल जाएगा। हमेशा याद रखना, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। पता है क्यों? क्योंकि याद रखना, NPBT नीड्स टू बी कंसिडर्ड, क्योंकि CSR के लिए जब आप नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हो ना, तो आप उसमें टैक्स का बेनिफिट नहीं ले सकते। मतलब टैक्स का आपको जो बेनिफिट मिल रहा है उसको आप एज अ शील्ड यूज नहीं कर सकते, ये बोलने के लिए कि मुझे CSR कमिटी एप्लीकेबल नहीं है। नहीं, ये CSR की एप्लीकेबिलिटी को ना ये फिगर समझता ही नहीं है। काटो इसको, काटो 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 काटो। CSR की एप्लीकेबिलिटी को तो बस ये 3 फिगर दिखाई देता है। इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में ये 5.43 कंसिडर होगा, तो 5 करोड़ से ऊपर चला गया, मतलब इस साल इसकी एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी, ये ध्यान रखना। और दूसरी चीज, कितना अमाउंट ऑफ CSR एक्सपेंडिचर होगा? कैन आई से 2% ऑफ द नेट प्रॉफिट्स ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट्स ऑफ द 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स। 3 PF मतलब 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स। तो आ जाते कैलकुलेटर पर, और यहां पर भी यही कंसिडर करना। तो 3 प्रीसीडिंग मतलब 24-25 के लिए 23-24 और 22-23 और 21-22, तो 4.82 करोड़ प्लस 5.21 करोड़ प्लस 4.82 प्लस 5.21 प्लस 5.43 करोड़ डिवाइडेड बाई 3, तो 5.153 करोड़ आपका एवरेज नेट प्रॉफिट आता है पिछले 3 सालों का, उसका 2%। ये देखो 2% ऑफ द नेट प्रॉफिट्स ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स, तो इसका 2% आप लोगे देन इट इज 0.103666। ठीक है, एंड दिस इज इन लैक्स। तो अगर मैं इसको 1 लाख के साथ मल्टीप्लाई करूं, सॉरी इसको मैं 10 लाख के साथ मल्टीप्लाई करूं, देन इट इज कमिंग टू 10,30,667। सॉरी, ये दिस वाज नॉट इवन इन 10 लाख, दिस वाज इन क्रोर्स, आई एम सो सॉरी। तो 10,30,667 आ जाता है। तो एज पर MCQ आप 10.30667 को 2 डिजिट तक राउंड अप करके 10.31 बोल सकते हो ना, वो ऑप्शन है। ये देखो
Yes, 10.31 lakhs need to be spent on CSR. Option C is my correct answer. तो ये ध्यान रखना, ठीक है, NPBT आएगा. Coming on to our next question on CSR. अब ये पता है, ये वाला सवाल आपका अनस्पेंट CSR पर है. आ जाओ. Brixin Limited has to spend 57 lakhs as an amount towards corporate social responsibility. However, till the end of the year, it has not spent this amount. मतलब कहना से ये आपका अनस्पेंट CSR है. Yes. This amount was reserved towards the street cleaning campaign which has been started this year and will be, देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये कैंपेन, ये अमाउंट है किसके लिए बुक था? स्ट्रीट क्लीनिंग कैंपेन जो इस साल शुरू हुआ है और अगले 2.5 साल के बाद खत्म होगा. अगले 2.5 साल के बाद खत्म होगा. मतलब कहने से ये अमाउंट किसी ऐसे प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने बुक करने का चूज किया है विच इज ऑन गोइंग इन नेचर, जो अभी खत्म नहीं हुआ है या जो अभी हॉल्ट पे नहीं है, चालू है. तो अब इसका क्या? तो एक चीज ध्यान से समझना, अगर आपका पैसा, समझो CSR का पैसा या तो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट के लिए आप हॉल्ट कर सकते हो या फिर अदर देन ऑन गोइंग प्रोजेक्ट के लिए हॉल्ट कर सकते हो. यस, ये इसको अदर है, ये OTHER बोला. अगर अदर देन ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है तो पता है क्या है, साल खत्म होने के 6 मंथ्स में आपको इसको किसी शेड्यूल 7 एक्टिविटी में डालना पड़ेगा, शेड्यूल 7 के फंड में डालना पड़ेगा. और अगर ये कोई ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है तो साल खत्म होने के 30 दिन में आपको इसको अनस्पेंट CSR में डालना पड़ेगा. हमारे केस में जो स्ट्रीट कैंपेन है वो आज चालू हुआ था और आज से 2.5 साल के बाद खत्म होगा. मतलब कहने से CSR का जो पैसा बुक हुआ है दैट इज टुवर्ड्स एन ऑन गोइंग प्रोजेक्ट. तो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट में तो साल खत्म होने के अगले 30 दिन में हमें इसे किधर डालना पड़ेगा? अनस्पेंट CSR में डालना पड़ेगा. और अगर ये अदर देन ऑन गोइंग प्रोजेक्ट के लिए होता तो साल खत्म होने के 6 महीने बाद किसी शेड्यूल 7 के फंड में. तो कैन आई से दिस अमाउंट शैल बी ट्रांसफर टू अनस्पेंट CSR अकाउंट विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज इन दिस केस, क्योंकि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है. तो ऑप्शन ए इज माय करेक्ट आंसर. ठीक है, चलो अब हम लोग हमारे ऑडिट एंड ऑडिटर से रिगार्डिंग कुछ इंडिपेंडेंट MCQs पर आते हैं. 3 कंसेप्ट है जो यहाँ पर टारगेटेड है. आ जाओ, 3 या 4 देखो. हाँ, रिद्धि हैज बीन अपॉइंटेड एज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ ट्रिनिटी लिमिटेड. रिद्धि बहन को मुबारक. ट्रिनिटी लिमिटेड में आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर की तरह अपॉइंट हो चुकी है. अ कंपनी इन्वॉल्व्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील फ्रॉम 19 नवंबर 2023. भैया क्या डेट याद करा दी आपने. चलो इसको ना 20 नवंबर ही कर देते, टेंशन ही नहीं. अच्छा, जिनको नहीं पता 19 नवंबर को क्या हुआ था मैं नहीं बोलूंगा, इनफ हिंट्स दे दिए. ठीक है, तो 20 नवंबर को रिद्धि लिमिटेड क्या हुई? स्टैट्यूटरी ऑडिटर के लिए वैलिड हुई. हर सिस्टर सिद्धि अक्वायर्ड 11,000 शेयर्स हैविंग अ फेस वैल्यू ऑफ 10 रुपीज पर शेयर. उसकी बहन सिद्धि है, 11,000 शेयर्स उस वक्त उसने अक्वायर करके रखे थे. मतलब समझो जिस दिन रिद्धि ऑडिटर बनी उस दिन सिद्धि के पास उसी कंपनी के 11,000 शेयर्स थे जिनकी पर शेयर की फेस वैल्यू थी 10 रुपए, मार्केट वैल्यू थी 4 रुपए ऑन द सेम डे. आउट ऑफ दिस शी ट्रांसफर्ड 1100 शेयर्स टू वन ऑफ हर फ्रेंड्स मीराज ऑन 20th of March 2024. वेदर द अपॉइंटमेंट ऑफ रिद्धि इज वैलिड और नॉट. अब मेरी बात ध्यान से सुनना. रिद्धि और सिद्धि एक दूसरे की सिस्टर्स है, मतलब कहना है दे आर रिलेटिव्स. यस भैया, दे आर रिलेटिव्स. तो अब सुनना लॉ क्या बोलते हैं. लॉ बोलता है कि अगर आपके रिलेटिव के पास उस कंपनी की फेस वैल्यू के 1 लाख रुपीस या उसके ऊपर के शेयर्स है, सॉरी 1 लाख रुपीस के ऊपर के शेयर्स है, मतलब 1 लाख रुपीस के ऊपर की फेस वैल्यू के शेयर्स आपके किसी रिलेटिव के पास उस दिन है जिस दिन से आप अपनी ऑडिट स्टार्ट कर रहे हो, तो आप उस कंपनी में एज एन ऑडिटर नहीं जा सकते हो. बट इसका एक प्रोवाइजो है. प्रोवाइजो क्या बोलता है कि भाई चलो अब इतनी जिद कर रहे हो तो जा सकते हो, बट अपने रिलेटिव को बोलो कि ये 1 लाख की लिमिट तक वो अगले 60 दिन में आ जाए, अगले 60 डेज में उसके पास टाइम है करेक्टिव एक्शन लेने का. तो यहां पर देखो कैलकुलेटर के थ्रू समझाता हूं. जिस दिन रिद्धि अपॉइंट हुई ना
उस दिन सिद्धि के पास पता है कितने शेयर्स थे? देखो ये मार्केट वैल्यू मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो 11,000 शेयर्स थे इंटू ₹10 पर शेयर, तो 11,000 शेयर्स इंटू ₹10, दैट इज कहना है 1,10,000 रुपीज। मतलब देखो 1,00,000 की फेस वैल्यू के ऊपर शेयर्स है, तो कहना है से उसे 10,000 रुपए के एक्सेस शेयर्स विद इन 60 डेज फ्रॉम 20th नवंबर बेचने पड़ेंगे। मतलब 20 नवंबर से आप अगले 60 दिन पर गिनो, तो आपका कब आता है? 20 नवंबर को एक्सक्लूड करके अगले 30 दिन, मतलब 20 दिसंबर, और दिसंबर में 31 दिन होते हैं, मतलब 19 जनवरी तक उसकी बहन सिद्धि को 10,000 की फेस वैल्यू के शेयर्स किसी और को बेचने पड़ेंगे। उसने देखो 1100 शेयर्स बेचे, 1100 इंटू 10 करोगे 11,000 के उसने शेयर्स बेचे मीराज को। बट पता है कब? 20 मार्च को। 19 जनवरी तक उसके पास टाइम था करेक्टिव एक्शन लेने का, उसने मार्च में लिया, मार्च एंड में लिया। तो भाई 60 डेज के ऊपर, मतलब लगभग 120 दिन बाद लिया है उसने। तो भैया क्या ये अपॉइंटमेंट वैलिड है? नहीं। क्यों? क्योंकि करेक्टिव एक्शन लेने का टाइम होता है यहां पर 60 डेज। बट उसकी बहन ने तो 60 दिन के बाद शेयर्स बेचे, तो ये अपॉइंटमेंट इनवैलिड है। समझ गए? कंसेप्ट ऐसा है। सो द अपॉइंटमेंट ऑफ रिद्धि इज नॉट वैलिड एज हर सिस्टर हैज ट्रांसफर्ड द एक्सेस अमाउंट ऑफ शेयर्स विद इन 60 डेज फ्रॉम द हैज नॉट आएगा, यहां पर नॉट लिख देना, हैज नॉट ट्रांसफर्ड द एक्सेस अमाउंट ऑफ शेयर्स विद इन 60 डेज। तो ऑप्शन डी इज माई राइट आंसर। ठीक है, चलो अगले एमसीक्यू की ओर बढ़ते। देखो कितने सारे सवाल आपके सॉल्व हो रहे हैं। अगले एमसीक्यू की ओर बढ़ते। मिस्टर राम हैज बीन अपॉइंटेड एज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ एक्सेलेंस लिमिटेड। एक्सेलेंस लिमिटेड के मिस्टर राम भाई स्टैट्यूटरी ऑडिटर बने। ओके। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 he has promised to design the accounting software specially designed for that entity। मतलब समझो, अगर आपको पता होगा कि नहीं ये चीज प्रैक्टिकल है। टाटा के पास ना TCS, आपको पता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, उनके पास ना उनका खुद का सॉफ्टवेयर है। उनके पास उनका खुद का सॉफ्टवेयर है जिससे वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। तो ठीक इसी तरह से एक्सेलेंस लिमिटेड ने राम को पता है क्या बोला कि भाई तू ऑडिटर है ना, तू हमारे लिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी बना। मतलब आपको टैली के बारे में पता है, टैली के बारे में पता है, ठीक वैसा ही एक्सेलेंस लिमिटेड के लिए आप हमारे लिए एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनाओ, कस्टमाइज, स्पेशली कस्टमाइज्ड फॉर एक्सेलेंस लिमिटेड, ऐसा राम जी को बोला। एज ही इज एन एक्सपर्ट नॉलेज इन डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर, विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द एडिशनल सर्विस। अब इतना सुन के ना, ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिटर से डिजाइन करवा रहा है, ये सुन के ना आपके दिमाग की घंटी बजनी चाहिए। अगर आपने रिवाइज किया तो सेक्शन 144, अगर नहीं किए डोंट वरी, मैं आपको रिवाइज अच्छे से करवाता हूं। इधर आओ, दैट इज प्रोहिबिटेड सर्विसेज। कौन कौन सी नहीं? अकाउंटिंग, अगर आप एक ऑडिटर हो तो आप उस कंपनी के लिए अकाउंटिंग सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते हो, आप उस कंपनी को इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे सकते हो, आप उस कंपनी को इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की सर्विस नहीं दे सकते हो, आप उस कंपनी का इंटरनल ऑडिट, मतलब स्टैट्यूटरी ऑडिट अगर आप किसी और से करवा रहे हो तो उसी बंदे से इंटरनल ऑडिट नहीं करवा सकते, किसी और से करवाना पड़ेगा। एक्चुरियल सर्विसेज आप प्रोवाइड नहीं कर सकते, मतलब कंपनी को फेयर वैल्यू पे सब रीवैल्यू करके देना, ये सब आप नहीं कर सकते हो, आपको किसी और को हायर करना पड़ेगा। मैनेजमेंट सर्विसेज नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। रेंडरिंग ऑफ आउटसोर्स्ड फाइनेंशियल सर्विसेज नॉट अलाउड। ये देखो, ये है डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। यहां पर क्वेश्चन था, कहना है आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यहां पर गिर जाता है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मतलब क्या? कहना है इसे आप उसके लिए एक MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक MIS बना करके दे रहे हो, एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम बना के दे रहे हो। सॉफ्टवेयर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम का ही तो पार्ट होता है। तो भाई कहना है इसे ये तो बैंड सर्विस है, ये तो बैंड सर्विस है। तो कहना ही से देखो, सच ए सर्विस कैन नॉट बी रेंडर्ड इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, हाउएवर ही कैन रेंडर इट फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम। नहीं, ऐसा नहीं है, ये बैंड है। बट कंसेप्ट समझो क्या है, क्या ये सिर्फ उतने टाइम के लिए बैंड है जितने टाइम के लिए मिस्टर राम एक्सेलेंस लिमिटेड का ऑडिटर है, या क्या मिस्टर राम कभी भी नहीं दे सकता? समझना, ये सर्विसेज सिर्फ और सिर्फ तब बैंड है जब आप उस कंपनी के ऑडिटर हो। कल को उठ के अगर मिस्टर राम उस कंपनी का ऑडिटर नहीं रहा और उसके बाद मिस्टर राम वो कंपनी को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सर्विस देता है, चलेगा। बट वाइल द ड्यू कोर्स ऑफ बीइंग एन ऑडिटर वो ये चीज नहीं कर सकता। तो सच अ सर्विस इज अ रेस्ट्रिक्ट, रेड क्यों आ गया भाई?
सच अ सर्विस इज अ रेस्ट्रिक्टेड सर्विस एंड ही कैन नॉट रेंडर इट फॉर द टाइम बीइंग इज अपॉइंटेड एज द ऑडिटर, वरना वो उसी चीज का गलत फायदा उठाएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर? चलो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज एमसीक्यू जो बेस्ड है आपका रिमूवल ऑफ ऑडिटर पे। भाई साहब रिमूवल ऑफ ऑडिटर पर, Raymond Limited is considering the removal of its auditor before the expire of his tenure। अरे यार ये एक्सपायरी है भाई। Raymond Limited ने क्या बोला भाई, हम टेन्योर खत्म होने से पहले ही आप निकल जाओ, as he is not able to fulfill the quality of engagement service expected by the company। हो भाई साहब, Raymond Limited पता है क्या बोलता है? बोलता है कि भाई हमने जब आपको ऑडिटर की तरह अपॉइंट किया था ना, तब हमने एक्सपेक्ट किया था अब हमको बहुत अच्छा सर्विस दोगे। अब मुझे एक बात बताओ, कल उठ के कोई कंपनी किसी बिग फोर को, डेलॉइट को या केपीएमजी को अपना ऑडिटर अपॉइंट करेगी, तो कंपनी तो यही एक्सपेक्ट करेगी ना कि वो उनको टॉप क्वालिटी ऑडिट सर्विस दे। यस, और अगर नहीं दे रही है तो कंपनी तो निकाल लेगी। ठीक इसी तरह से रेमंड लिमिटेड के भी जो ऑडिटर थे शायद कोई बिग फोर होगा, तो क्वालिटी सर्विस एक्सपेक्ट किया, ऑडिटर नहीं दे पा रहे, रेमंड लिमिटेड बोलता है नहीं चाहिए। तो अब बोर्ड रेजोल्यूशन वाज पास्ड एंड एन एप्लीकेशन वाज आल्सो फाइल्ड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम। द अप्रूवल बाय द गवर्नमेंट वाज गिवन ऑन 5th of November। व्हाट शैल बी द इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप टू बी टेकन बाय द रेमंड लिमिटेड इन दिस केस? इन चारों में से अगला स्टेप कौन सा होना चाहिए? आ जाओ, अगर आपको नहीं आ रहा है डोंट वरी, जैसे मैंने आपको वो रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की लिए कैसे पूरी प्रोसीजर माइंड मैप के थ्रू समझाई थी कि पहले डिसीजन लेंगे, फिर 14 दिन में बड़े पप्पा, फिर बड़े पप्पा की जजमेंट से 14 दिन पहले एडवर्टीजमेंट, फिर बड़े पप्पा का अप्रूवल आएगा, फिर अब बड़े पप्पा के अप्रूवल आते ही अगले 30 दिन में छोटे पप्पा को भेज देने का, और उसके बाद क्या करने का, जनरल मीटिंग बुलाने का, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूव करवाने का, उस रिविजन अप्रूव करवाने का, और अप्रूवल के अगले 30 दिन में आरओसी को भेज देने का। देखो कैसे याद आया, वैसे ही ये प्रोसीजर भी मैं आपको पूरा अच्छे तरीके से याद करवा दूंगा। ठीक है, चलो आ जाओ। तो सबसे पहले ना, अगर आपको किसी ऑडिटर को रिमूव करना है बॉस, आपको भेजना पड़ेगा एक स्पेशल नोटिस फॉर द रिमूवल ऑफ ऑडिटर। क्या भेजना पड़ेगा? स्पेशल नोटिस। यू विल हैव टू सेंड अ स्पेशल नोटिस फॉर द रिमूवल ऑफ ऑडिटर। भैया नॉर्मल नोटिस नहीं चलेगा, नहीं चल, स्पेशल नोटिस चाहिए। स्पेशल नोटिस भेज दिया, अभी अब बोर्ड मीटिंग विल बी। अच्छा, ये स्पेशल नोटिस कौन भेजेगा और किसको मिलेगा? भैया ऑफ कोर्स जो प्रिस्क्राइब्ड नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है वो कंपनी को स्पेशल नोटिस भेजेंगे। तो कंपनी को स्पेशल नोटिस पहले आएगा फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। जब वो बोलेंगे कि कंपनी हमको ये ऑडिटर सही नहीं लग रहा है, इसको उड़ा दो, उसको निकाल दो, उड़ा दो नहीं। फिर बोर्ड मीटिंग होगी, और यहां पर है ना मेरे भाई, बोर्ड रेजोल्यूशन पास होना जरूरी है, समझो। बोर्ड मीटिंग होगी, बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा, और जैसे ही बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ, बोर्ड रेजोल्यूशन का कॉपी फॉर्म ADT2 में विद इन 30 डेज आपको फाइल करना पड़ेगा। मतलब आज BR पास हुआ, आज से अगले 30 दिन में फॉर्म ADT2 में मुझे ROC के पास फाइलिंग करना पड़ेगा, वो BR के कॉपी का। ठीक है, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी नॉट ROC, सेंट्रल गवर्नमेंट, वंस अगेन मोदी जी को फाइल करना पड़ेगा। मोदी जी का अप्रूवल आएगा। जैसे ही अप्रूवल आया ना, वो जो स्पेशल नोटिस प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स ने मेरे को भेजा था ना, वो अब फ्रॉम विद इन 60 डेज फ्रॉम द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट मेरे को कंपनी के सारे लोगों को भेजना पड़ेगा। स्पेशल नोटिस टू बी सेंड फॉर AGM, वो स्पेशल नोटिस सबको मेरे को भेजना पड़ेगा। बोलना पड़ेगा भाई इतने प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स आए हैं, हमने BR पास कर लिया है, ADT2 फाइल हो गया विद इन प्रिस्क्राइब टाइम, और CG का भी अप्रूवल आ चुका है। तो आओ मीटिंग बुलवाते हैं, ऑडिटर को एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देते हैं। सही लगा तो नहीं निकालेंगे, वरना SR पास करके उसको उड़ा देंगे। ठीक है, तो शेयर होल्डर्स मान गए, ओके। तो 60 डेज में स्पेशल नोटिस सेंड किया, फिर AGM हुई। अब AGM में मैंने क्या बोला, ऑडिटर को अपॉर्चुनिटी मिलेगा ऑफ बीइंग हर्ड। वो होता है ना कि हाँ, कोर्ट में जब किसी गुनहगार को सजा मिलने वाली होती है, उसको भी बोलते हैं कि भाई डू यू वांट, कि भाई आप अपने पक्ष में कुछ कहना चाहेंगे, वो होता है ना। अरे भाई जब 26/11 का अटैक हुआ था ना, तब जो टेररिस्ट थे कसाब, इफ यू ऑल रिमेंबर, जो कसाब था उसको तक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी गई थी। तो भाई ये तो रिमूवल ऑफ ऑडिटर है, इसको क्यों नहीं देंगे? समझ रहे हो? तो समझो, निकालने से पहले ऑडिटर को एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा। उसके बाद अगर सही नहीं लगा तो सारे शेयर होल्डर्स स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके निकाल देंगे ऑडिटर को। तो क्या चीज हुई समझो, आ जाओ। ये वाला प्रोसेस उससे थोड़ा सिंपल है। सबसे पहले
प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कंपनी को स्पेशल नोटिस भेजेंगे। बढ़िया भैया बढ़िया। फिर बोर्ड के नोटिस में आएगा, बोर्ड मीटिंग आएगी, बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। फिर वही बोर्ड रेजोल्यूशन की कॉपी विद इन 30 डेज फ्रॉम द रेजोल्यूशन ADT2 में आप सेंट्रल गवर्नमेंट को फाइल करोगे। फिर मोदी जी अप्रूवल देंगे। मोदी जी के अप्रूवल के अगले 60 दिन में, जिस दिन आपको अप्रूवल मिलता है उसके अगले 60 दिन में आपको स्पेशल नोटिस वो सारे कंपनी के लोगों को भेजनी पड़ेगी और AGM बुलवाना पड़ेगा। AGM आया, आप ऑडिटर को अपॉर्चुनिटी दोगे ऑफ बीइंग हर्ड, सही लगा तो ठीक है, वरना सारे शेयर होल्डर्स उसको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके निकाल देंगे। सिंपल। एंड वंस अगेन लेट मी टेल यू, जब आप ये 30 डेज ADT2 के लिए काउंट कर रहे हो या 60 डेज स्पेशल नोटिस के लिए काउंट कर रहे हो, ध्यान रखना फर्स्ट डे को एक्सक्लूड करने का, आखिरी दिन को इंक्लूड करने का। ठीक है, तो अपने केस में देखो क्या हुआ है, कहां तक प्रोसेस हुआ है, तो आपको अगला स्टेप अपने आप पता चल जाएगा। तो देखो BR पास हो गया था भैया, स्पेशल नोटिस आ गई थी, BR पास हो गया था, ठीक है, और ADT2 में एप्लीकेशन भी सेंट्रल गवर्नमेंट को विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम पास हो गया था। फिर गवर्नमेंट ने अप्रूवल कब दिया, 5 नवंबर, और बोलते इसके बाद अगला स्टेप क्या, तो भाई गवर्नमेंट के अप्रूवल के अगले 60 दिन में आपको नोटिस भेजना पड़ेगा। तो गिनो 5 नवंबर से अगले 60 दिन गिनो, 5 को एक्सक्लूड करो, 6 नवंबर से गिनना स्टार्ट करो। तो 5 नवंबर से, क्योंकि नवंबर में 30 दिन होते हैं, तो 5 नवंबर में से अगले 30 दिन आपके आगे 5 दिसंबर, और क्योंकि दिसंबर में 31 दिन होते हैं तो 5 दिसंबर से अगले 30 दिन आप गिनोगे, इट विल बी 4 जनवरी। समझ रहे हो? तो स्पेशल नोटिस कब तक भेज दी जानी चाहिए सबको, 4 जनवरी। तो द स्पेशल नोटिस ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग टू बी हेल्ड शैल बी सेंट मैक्स अप टू 4 जनवरी 2024। ऑप्शन ए इज माई राइट आंसर। और इसी के साथ हमारा ऑडिट एंड ऑडिटर्स का भी पार्ट होता है खत्म। और अब देखो हमें क्या करना है, हम लोग फेमा एक्ट के कुछ प्रोविजंस और LLP के कुछ 2-3 सवाल करेंगे, डिपॉजिट का एक सवाल होगा एंड वीडियो खत्म। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग हमारा फेमा एक्ट का पार्ट शुरू करते हैं। आ जाओ ना। दिस क्वेश्चन ना, ये एक ऐसा सवाल है जहाँ पे मेजॉरिटी एस्पिरेंट्स को डाउट आता है। इसको रेड कर देता हूं। मेजॉरिटी एस्पिरेंट्स, पता है क्यों? दिस इज बेस्ड ऑन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ फेमा। फेमा में रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करने में अगर आपको दिक्कत आती है, सही जगह हो आप, सही जगह आए हो आप, टेंशन मत लो, मैं समझा दूंगा, तुम्हारा भाई समझाएगा, टेंशन ले लो। आ जाओ। मिस्टर मॉर्गन is employed with the British Railways. The company has performed a deal with the Indian Railways to test its latest train model on the tracks of India, and Mr. Morgan will be driving and inspecting it. By Mr. Morgan, आपको सलाम यार। It was planned that Mr. Morgan will arrive in India on 7th of October 2023 and will leave by 9th of March till all the operations are complete. What shall be his residential status under the FEMA Act 1999? आ जाओ। तो पहले मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा रेसिडेंशियल स्टेटस का, उसके बाद वी विल सॉल्व। अब मैं आपको एक सच बात बोलूं, आपकी इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल में ही जो तरीका है ना फेमा एक्ट के रेसिडेंशियल स्टेटस को याद रखने का, वही सबसे ज्यादा सिंपल है। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट ये अकेला ऐसा टॉपिक है जो एग्जिस्टिंग स्कीम में, मतलब जो नई स्कीम है वो CA इंटरमीडिएट में भी है और CA फाइनल की सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल्स में भी है। तो ये टॉपिक मैं भी पर्सनली पढ़ रहा हूं और समझो मैं ऑन दी अदर हैंड आपको भी ये सेम कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं खुद मॉड्यूल से पढ़ता हूं एंड इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि मॉड्यूल में ही सबसे आसान तरीका है फेमा का रेसिडेंशियल स्टेटस। आपका ICA पता है क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनना। 3 लेयर चेक करने का, 3 लेयर ऐसा, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3। केक में कैसे क्रीम के लेयर्स होते हैं, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, वैसे ही 3 लेयर्स चेक करने के। लोग 3 पिलर्स बोलते हैं, अपन 3 लेयर्स बोलेंगे, ध्यान से सुनना। पहली चीज पता है क्या चेक करने की, पहले सबसे ऊपर वाला चेक करेगा, ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर डिड ही रिसाइड इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज। समझो, पहली चीज ये चेक करनी है कि पिछले साल क्या वो इंडिया में 182 डेज या उससे ऊपर रहा था कि, सॉरी 182 डेज से ऊपर रहा था कि, पहले आपको ये चेक करने का। अब इसके 2 जवाब हो सकते हैं, बंदा 182 डेज या लेस तक था और दूसरा बंदा 182 डेज से ज्यादा था। ठीक है, तो अब सुनना, इफ ही इज स्टेइंग फॉर मोर देन 182 डेज इन द प्रीवियस ईयर, तो हम क्या बोलेंगे पता है कि बंदा इंडिया में ही था। समझो, लॉजिक दे रहा हूं आपको याद रखने का।
अगर बंदा 182 डेज से ऊपर पिछले साल रहा था ना इंडिया में, तो अज्यूम करने का कि बंदा इधर ही रहता है, इधर ही रहता है। तो अब इधर रहेगा तो इधर से बाहर जाने की बात आएगी। तो दूसरे लेयर में हम चेक करेंगे, डिड ही गो आउट और स्टे आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग द करंट ईयर? क्या इस साल भारत के बाहर गया है रहने के लिए? अगर हाँ, तो क्या 3 पर्पसेस के लिए गया है? ये आपका थर्ड लेयर। मतलब समझो, मैं थर्ड लेयर पे बाद में आता हूँ, कंफ्यूजन होगा। हाँ, दूसरे लेयर पे हूँ। मैंने क्या बोला? पहला लेयर, क्या बंदा पिछले साल इंडिया में 182 डेज से ज्यादा रहा था? इसका जवाब हाँ आ सकता है, नहीं आ सकता है। पहले इसका जवाब निकालने का। अगर इसका जवाब आता है हाँ, तो मैंने क्या बोला याद रखने के लिए कि भाई समझ लो बंदा भारत में ही है, भारत में रहेगा तो भारत से बाहर जाने की बात आएगी। तो क्या भारत से बाहर इस साल बंदा गया रहने के लिए? भैया अगर पिछले साल, तो नाउ कमिंग बैक टू फर्स्ट लेयर, अगर भैया पिछले साल इंडिया में वो बंदा 182 डेज या उससे कम रहा है, तो हमें अज्यूम करना पड़ेगा, तो हमें ऐसा समझना है कि भैया वो बंदा भारत के बाहर रह रहा है। अब भारत के बाहर रह रहा है तो इस साल भारत में आने की बात आएगी। तो अगर इफ ही इज रिसाइडिंग फॉर लेस देन और इक्वल टू 182 डेज इन द प्रीवियस ईयर, देन वी हैव टू से इन द सेकंड लेयर दैट डिड ही कम टू स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द करंट ईयर? अगर 182 डेज से ज्यादा रहा था पिछले साल, तो भारत से बाहर जाने की बात आएगी, क्योंकि अज्यूम करना है कि आधे से ज्यादा साल भारत में रहा था, मतलब भारत में रहा था, तो इस साल भारत से बाहर गया है। और अगर आधे या उससे कम दिन रहा था भारत में, तो ज्यादा भारत के बाहर रहा है ना, तो इस बार भारत में आने की बात आएगी। 2 लेयर्स आपके हो गए। और तीसरा लेयर समझो, अगर समझो इंडिया में अगर आया था, तो क्या स्पेसिफाइड पर्पस के लिए आया था क्या? देख, या फिर इंडिया में आया ही नहीं था। देखो, इंडिया में आया था, इसके 2 जवाब हो सकते हैं, या तो हाँ या तो ना। अगर 180, अब समझो, अगर 182 डेज या उससे कम, 182 डेज या उससे कम पिछले साल रहा था, बराबर, तो पहले लिम का आंसर क्या आया? नो। आई मीन पहले लेयर का आंसर क्या है? नो। तो कम रहा था ना, कम रहा था, तो इंडिया में आने की बात होगी। क्या इस साल बंदा इंडिया में आया? अब इसके 2 जवाब हो सकते हैं, या तो हाँ या तो ना। अगर 182 डेज से भी कम रहा था, इस बार इंडिया में आया ही नहीं, डायरेक्टली पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। अगर इस बार इंडिया में आया, तो क्या स्पेसिफिक पर्पस के लिए आया? अगर हाँ, तो PR आया ही, वरना PR आई। और मैंने क्या बोला? अगर 182 डेज से ज्यादा पिछले साल इंडिया में था, मतलब अज्यूम करना है भारत में रहने वाला है, तो भारत से बाहर जाने वाली बात आएगी। तो भारत से बाहर गया था, अगर ना, तो PR आई है, क्योंकि इंडिया में ही रहा है। और अगर इंडिया के बाहर गया है, तो क्या स्पेसिफिक पर्पस के लिए गया है? अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए गया है, तो PR आई, वरना PR आई है। एकदम सिंपलेस्ट तरीका मैंने आपको सिंपलेस्ट तरीके से समझाने की कोशिश की है। डोंट वरी, एक और बार रिपीट कर देता हूं। पहली चीज मैंने क्या बोला? क्या पिछले साल बंदा 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रहा है? अगर इसका जवाब है हाँ, तो हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि भाई हाँ, बंदा भारत में ही रह रहा है, आधे से ज्यादा साल भारत में रहा है, मतलब भारत में रहा है, तो इस साल भारत के बाहर जाने की बात आएगी। तो क्या भारत के बाहर गया है? और अगर 182 डेज या उससे कम रहा है, तो आधे से ज्यादा साल इंडिया के बाहर रहा है पिछले साल, तो जनरली भारत के बाहर रहते हैं, तो इस साल भारत में आने की बात आएगी। समझ गए? अगर भारत के बाहर गया है, अब समझो थर्डली, अगर भारत के बाहर जाने की बात आती है और भारत के बाहर गया है, तो भारत के बाहर जाने की बात आती है, तो क्या भारत के बाहर गया है? अगर नहीं, तो PR आई है। और अगर भारत के बाहर गया है, तो सिर्फ तब PR आई जब स्पेसिफिक पर्पस के लिए, और भारत के बाहर रहने वाला है, मतलब आधे से ज्यादा साल भारत के बाहर रहा है, मतलब भारत के बाहर रहने वाला है, तो इस बार भारत में रहने की बात आएगी, तो इंडिया में रहने की बात आएगी। तो इंडिया में आया इस साल, तो क्या स्पेसिफिक पर्पस के लिए आया? अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए आया, तो इंडियन पर्पस होगा, तो PR आई, वरना PR आई। मैंने अपने एंड से समझाने की कोशिश करी है गाइस, आई होप आपको समझा हो। और अगर ना समझा हो, तो प्लीज ये चार्ट को ना, मैंने जो बोला उसके साथ एक बार लिंक कर लेना यार। ये आपके मॉड्यूल का ही चार्ट है, डोंट वरी, ये आपके मॉड्यूल का ही चार्ट है। प्लीज मैंने जो बोला उसके साथ इसको एक बार लिंक कर लेना, मोस्टली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? तो 3 लेयर्स आपको इस तरीके से चेक करने, ठीक है? चलो, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ये था हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस। अब मैं क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं, तो आपको शायद थोड़ा और अच्छे से समझे। देखो, मैंने आपको क्या बोला? पहला लेयर 182 डेज से ज्यादा रहा था,
या 182 डेज या उससे कम रहा था। एक बार लिखा के भी लिख लेता हूं। अगर ज़्यादा रहा है तो आधे से ज़्यादा साल इंडिया के अंदर रहा था, मतलब इस साल भारत के इंडिया से बाहर जाने की बात आएगी, इंडिया आउट इस साल। और इंडिया के बाहर जाने की बात आई तो क्या स्पेसिफिक पर्पस के लिए गया था या अदर पर्पस के लिए गया था? स्पेसिफिक पर्पस के लिए गया है तो PROI, आई मीन PROI, और अगर नॉन स्पेसिफिक पर्पस के लिए गया है तो PRII। और भारत में पिछले साल आधे या उससे कम साल रहा था, मतलब ज़्यादा साल इंडिया के बाहर रहा था, तो इस बार इंडिया के अंदर आने की बात होती है तो इंडिया इन, और इंडिया के अंदर आने की बात होती है तो अगर स्पेसिफाइड पर्पस के लिए इंडिया आ रहा है तो PRII, और अगर अदर पर्पस के लिए आ रहा है तो PROI। ये आपके मॉड्यूल का सिंपलेस्ट तरीका मुझे लगा याद रखने का, ठीक है। तो अब हम सवाल पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। मिस्टर मॉर्गन इज एम्प्लॉयड विद द ब्रिटिश रेलवेज, मतलब ध्यान से सुनना, ब्रिटिश रेलवेज कहाँ पर है? बाहर है इंडिया के। और समझो पिछले साल वो कितने दिन इंडिया में रहा है उसने दिया नहीं है यहाँ पर पूरे सवाल में, मतलब कहना है से क्योंकि वो ब्रिटिश रेलवेज में एम्प्लॉयड है तो वो इंडिया के बाहर रहता होगा, मतलब लेस देन और इक्वल टू 182 डेज वाला क्राइटेरिया, मतलब ये वाला क्राइटेरिया। तो पिछले साल आधे से ज़्यादा साल इंडिया के बाहर रहा है तो इस साल भारत में आने की बात होगी। द कंपनी हैज परफॉर्म्ड अ डील विद द इंडियन रेलवेज टू टेस्ट इट्स लेटेस्ट ट्रेन मॉडल ऑन द ट्रैक्स ऑफ इंडिया एंड मिस्टर मॉर्गन विल बी ड्राइविंग एंड इंस्पेक्टिंग इट, मतलब इस साल इंडिया में आने की। इट वॉज प्लान्ड दैट मिस्टर मॉर्गन विल अराइव इन इंडिया ऑन 7 अक्टूबर एंड विल लीव बाय मार्च 29। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। इस साल वो कितने दिन के लिए इंडिया आता है डज नॉट मैटर। 182 डेज वाला काउंटिंग प्रीवियस ईयर के लिए था, इस साल वो कितने दिन इंडिया आता है डज नॉट मैटर। इस साल का एक ही क्राइटेरिया है, अगर वो इंडिया स्पेसिफिक पर्पस के लिए आ रहा है तो PRII वरना PROI। अब भैया ये स्पेसिफिक पर्पस क्या है, ध्यान से सुनना। अगर उसको कोई इंडियन जॉब ऑफर मिली है, आई रिपीट, उसको कोई इंडियन जॉब ऑफर मिली है और उस जॉब को करने के लिए इंडिया आ रहे हैं, या फिर इंडिया में अपना खुद का कोई बिजनेस सेटअप करने आ रहा है, डबल ऐसा आएगा, या फिर एक अनसर्टेन पीरियड के लिए आ रहा है, मतलब एक कुछ ऐसे कारणों की वजह से आ रहा है जिसकी वजह से पता ही नहीं है उसको कि वो वापस कब जाएगा। अगर ये 3 पर्पस के लिए वो आ रहा है तो PRII होगा मिस्टर मॉर्गन, वरना PROI हो जाएगा। बट यहाँ पर पहली बात तो उसके पास किसी ब्रिटिश कंपनी की जॉब है, तो जॉब तो है नहीं, साथ ही साथ वो इंडिया क्यों आ रहा है? ट्रेन चलाने के लिए। कोई इंडियन जॉब एक्सेप्ट करने नहीं आ रहा है, कोई बिजनेस करने नहीं आ रहा है, और ऐसा भी नहीं है कि उसको अनसर्टेन पीरियड है क्योंकि उसका जाने का दिन क्लियरली लिखा है 9 मार्च। तो पिछले साल आधे से कम साल इंडिया में रहा है, मतलब आधे से ज़्यादा साल इंडिया के बाहर रहा है वो, तो इस साल इंडिया में आने की बात होगी। आ रहा है इंडिया में, बट क्या स्पेसिफिक पर्पस के लिए आ रहा है? नहीं, तो ही विल बी अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, PROI। अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए आता तो PRII हो जाता, समझा? दिस वॉज द, अब टू बी ऑनेस्ट मैं जितना डीप जा सकता था मैं डीप चला गया हूँ भाई, सच्ची में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा सवाल है आपका होल्डिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज पर। अब ये कंसेप्ट इजी है, टेंशन मत लेना। जो मेरे को मेजर ध्यान देना था ना इस चैप्टर में वो ये रेसिडेंशियल स्टेटस पे देना था। चलो आ जाओ। 2 ब्रदर्स अलादीन एंड अलादीन, ओ भाई अलादीन एंड अलादीन। अच्छा आपको पता है एक मूवी आई थी द डिक्टेटर करके, उसमें 2 जुड़वा भाई थे, उसमें से एक का नाम था अलादीन, दूसरे का नाम था अलादीन। ठीक है, ज्यादा नहीं बोलूंगा इस मूवी के बारे में, बट दोनों एक दूसरे का फायदा उठाते हैं, वैसा कुछ है। ठीक है, तो वहां से नाम पकड़े मैंने। 2 ब्रदर्स अलादीन एंड अलादीन are currently staying at Taj Hotel in India. While having tea, they decided that the younger brother Aladdin will sell his property situated in the London
फॉर विच अलादीन द यंगर ब्रदर विल पे हिम 50 crores इन कैश देयर एंड देयर इटसेल्फ। ताज होटल पे बैठे थे दो भाई, तो यंगर ब्रदर ने पता है क्या बोला? बोलता है भैया, बड़े भैया, मैं आपको अपनी 50 करोड़ की लंदन की प्रॉपर्टी बेचूंगा, आप मेरे को कैश दे दो इधर इसी वक्त। द डील वॉज कैरिड आउट इफेक्टिवली। वॉट शैल बी द रेलेवेंट आंसर विद रिस्पेक्ट टू द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फॉर दिस ट्रांजेक्शन? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। जो होल्डिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है ना, उसमें 4 क्लॉजेस है। कितने? 4 क्लॉजेस। सेक्शन 3 के 4 क्लॉजेस। पहला क्लॉज क्या बोलता है? नो पर्सन शैल डील इन और ट्रांसफर एनी फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन सिक्योरिटी टू एनी पर्सन नॉट बीइंग एन ऑथराइज्ड पर्सन। मतलब क्या? आज समझो अगर मेरे पास मुझे $10,000 चाहिए, सॉरी, अगर आज समझो मुझे $10,000 चाहिए, ठीक है, तो मैं किसी भी अरे गरे इंसान को नहीं बोल सकता कि ये ले $10,000 के लिए जितने भी रुपए, समझो 7 लाख रुपए लगते हैं, मैं बोलता ये ले 7 लाख रुपए इंडियन करेंसी में मेरे को $10,000 दे। नहीं चलेगा, मेरे को किसी ऑथराइज डीलर के पास जाना पड़ेगा। दूसरी चीज, अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास किसी मेरे पास समझो एप्पल कंपनी के शेयर्स है, मतलब फॉरेन सिक्योरिटी मुझे किसी को देनी है, तो मैं ऑथराइज डीलर के अलावा किसी को नहीं दे सकता। मेरे को फॉरेन एक्सचेंज करना है, मैं ऑथराइज डीलर के थ्रू दूसरे आदमी के साथ कर सकता हूँ, और अगर मेरे को फॉरेन सिक्योरिटी ट्रांसफर करनी है तो भी मैं ऑथराइज डीलर के थ्रू ही कर सकता हूँ। ये क्लॉज 1। क्लॉज 2 क्या बोलता है? मेक एनी पेमेंट टू और फॉर क्रेडिट ऑफ एनी पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया इन एनी मैनर। अब ये ना आपका मॉड्यूल का एग्जाम्पल इसमें बेस्ट है। मतलब क्या? पैसा मैं भर रहा हूँ, बेनिफिट किसी PROI को हो रहा है, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। आपके मॉड्यूल में पता है क्या एग्जाम्पल दिया है? आपके मॉड्यूल में ये एग्जाम्पल दिया है कि मेरे भाई की, समझो मेरे भाई की इंश्योरेंस पॉलिसी है और मेरा भाई PROI है, इंडिया के बाहर रहता है। मेरा भाई मेरे को एक फ़ोन घुमाता है और मेरे को बोलता है कि देव भाई, मैं बोलता हूँ बोलो बड़े भैया, मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम ड्यू हो रहा है, इंडियन करेंसी में जाके बैंक में भर दो। तो देखो प्रीमियम कौन भर रहा है? मैं भर रहा हूँ, बट उसका बेनिफिट, उसका क्रेडिट किसको मिल रहा है? एक पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया को, मेरा भाई जो इंडिया के बाहर रह रहा है उसको। बोलते हैं ये भी नहीं अलाउड है, एक ऑथराइज डीलर के थ्रू करना पड़ेगा। तो मैं ऑथराइज डीलर को बोलूंगा, ऑथराइज डीलर मेरे बिहाफ पे बैंक में क्या करेगा? वो प्रीमियम भरेगा। ऐसा होता है। नेक्स्ट, रिसीव अदरवाइज देन थ्रू एन ऑथराइज पर्सन एनी पेमेंट बाई ऑर्डर और ऑन बिहाफ ऑफ एनी पर्सन आउटसाइड इंडिया इन एनी मैनर। ठीक वैसे जैसे मैंने क्या बोला, मैं किसी को फॉरेन एक्सचेंज दे नहीं सकता, मैं ऑथराइज डीलर के अलावा किसी से फॉरेन करेंसी ले भी नहीं सकता, मुझे ऑथराइज डीलर से ही लेनी पड़ेगी। ये चीज़ है। अब ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। बोलते हैं, इसको ना फटाफट एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। क्या बोलते हैं? समझो ये मैं हूँ, मैं इंडिया में रहता हूँ, ठीक है, मेरा एक दोस्त है जो USA में रहता है, ये समझो ऑथराइज डीलर है। मैं ऑथराइज डीलर को बोलता हूँ कि भाई मेरा दोस्त ना मेरे को $10,000 देने वाला है, तू मेरे को दे। तो मेरा ऑथराइज डीलर ना मुझे $10,000 देता है। बट सीधी बात है, अब ऑथराइज डीलर एक जगह से अगर पैसे देगा तो उसको सामने से दूसरे आदमी से पैसा भी आना चाहिए, तभी वो कन्वर्ट करके देगा। तो आइडियली प्रोसेस क्या होता है? उसको सामने वाले से $10,000 आता है, वो अपने चार्जेस वगैरह जो भी है कट करके बैलेंस फिगर मेरे को दे देते हैं, मेरे को ट्रांसफर कर देते हैं। बट इसमें पता है क्या होता है? इसमें पता है क्या हुआ? ऑथराइज डीलर ने मुझे पैसे दिए, बट ऑन दी अदर हैंड ऑथराइज डीलर के पास इस बंदे से कोई पैसा नहीं आया। मतलब देयर इज नो कोरिस्पॉन्डिंग इनवर्ट रेमिटेंस फ्रॉम एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया। तो इस केस में पता है क्या माना जाएगा? इस केस में माना जाएगा कि मैंने पता है किससे, मैंने एक ऑथराइज डीलर से पैसा नहीं लिया है, किसी भी एरे गहरे नट्टू गहरे से पैसा लिया। अगर ऑथराइज डीलर को सामने से रेमिटेंस नहीं आती फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, तो यही मानना पड़ेगा कि मैंने अदर देन एन ऑथराइज डीलर किसी से पैसा लिया है, एंड इट इज ऑल्सो बैंड। एंड द लास्ट क्लॉज, एंटर इनटू एनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन इंडिया एज कंसिडरेशन फॉर और इन एसोसिएशन विद एक्विजिशन और क्रिएशन और ट्रांसफर ऑफ अ राइट टू एक्वायर एनी एसेट आउटसाइड इंडिया बाय पर्सन। भैया ये क्या लिखा है? यही है, यही केस अपना। बोलते हैं इंडिया में बैठे बैठे इंडिया के बाहर की प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अगर आप कंसिडरेशन देते हो तो आपको ऑथराइज डीलर के थ्रू ही देना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं दे सकते हो। यहाँ पर पहले वाले अलादीन ने दूसरे वाले अलादीन को कंसिडरेशन कैश सीधा हाथ में थमा दिया, ऑथराइज डीलर के थ्रू नहीं दिया। मतलब भैया कहने से ये तो
क्लॉज नंबर डी जो हमारा फोर्थ क्लॉज है उसका वायोलेशन है ऑफ सेक्शन नंबर 3? यस भैया। तो क्लॉज ए नहीं, क्यों? क्योंकि फॉरेन सिक्योरिटी या फॉरेन एक्सचेंज नहीं हो रहा है। क्लॉज बी भी नहीं, क्यों क्लॉज बी भी नहीं? क्योंकि भैया हाँ, पेमेंट फॉर क्रेडिट ऑफ एनी अदर पर्सन भी नहीं हो रहा है। क्लॉज सी भी क्यों नहीं? क्योंकि किसी और के बिहाफ पे विदाउट एनी ऑथराइज डीलर नहीं मिल रहा है। क्लॉज डी क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी एक्वायर करने के लिए जो कंसिडरेशन दे रहा हूँ वो मैं विदाउट एन ऑथराइज डीलर दे रहा हूँ। तो दिस सच अ ट्रांजेक्शन इज बैंड अंडर सेक्शन 3D ऑफ द फेमा एक्ट 1999। ये हो गया आपका फेमा एक्ट। नाउ कम्स आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द LLP एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। पहला क्वेश्चन तो बड़ा ही आसान है एंड दिस इज आवर लास्ट इंडिपेंडेंट MCQ। इसके बाद हम लोग 2 डिस्क्रिप्टिव सवाल भी करेंगे। आ जाओ। As per the Limited Liability Partnership Act 2008, an LLP shall file its annual return within dash days from the end of the relevant financial year। एक बात बोलूं, LLP का जो एनुअल रिटर्न होता है ना, एनुअल रिटर्न, वो आपको ईयर एंड के 60 डेज में करना पड़ता है। ऑप्शन सी। अब मैं आपको ना इस पे थोड़ी सी प्रैक्टिकल एज देता हूं। LLP का जो एनुअल रिटर्न होता है ना, जहां तक मेरा आइडिया है उसे हम लोग फॉर्म LLP 1 बोलते हैं। आई एम नॉट श्योर, और बट शायद उसको फॉर्म LLP 1 बोलते हैं। और ये ना मैंने आर्टिकलशिप में किया हुआ है। यस, बट मेरा काम उसमें सिर्फ इतना था कि इसमें पता है क्या होता है, LLP 1 में उसका एक डेजिग्नेटेड पार्टनर होता है ना, उसका DSC लगता है। DSC मतलब डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। आपको पता है ना डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है? मैंने आपको ऑडिट के लेक्चर में भी शायद बोला था कि डिजिटल सिग्नेचर, नहीं पता मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि डिजिटल सिग्नेचर एक पेन ड्राइव फॉर्मेट में सिग्नेचर आता है। CA फर्म्स उसको जनरली एक पेन ड्राइव के फॉर्म में रखती है ये, और आप जैसे कंप्यूटर से उसे कनेक्ट करोगे तो वो सिग्नेचर वाला सॉफ्टवेयर लोड होगा एंड PDF में वो फॉर्म LLP का एनुअल रिटर्न लोड होता है और आप साइन बॉक्स पे क्लिक करके साइन कर सकते हो पासवर्ड डाल के। दिस इज हाउ इट्स डन। मैं आपको बता देता हूँ, चलो मैं आपको बता ही देता हूँ। LLP एनुअल रिटर्न, हाँ सी इट इज फॉर्म LLP 11 नॉट 1। ओके गाइस, ये देखिए, ये आपका LLP का एनुअल रिटर्न होता है और ये आपको 60 डेज में भरना पड़ता है। दिस इज द LLP फॉर्म 11। और ये पूरा फॉर्म नहीं है, मेरे पास इतना ही है, बट यहाँ पे सारी डिटेल्स आती है और उसके नीचे वो जैसा मैंने आपको बोला वो DSC लगता है उनका। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जब आप आर्टिकलशिप में जाओगे ना, ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है। ठीक है, सोचा आपको थोड़ा प्रैक्टिकल एज भी दे दूँ। ठीक है, एंड दिस फिनिशेस आवर इंडिपेंडेंट MCQs एज वेल। ओके, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। ये भी आपकी LLP पर बेस्ड है एंड ये ना LLP चैप्टर की एक बहुत इंपॉर्टेंट पेनल्टी है, उस पर बेस्ड है। ठीक है, तो चलिए, एंड इस पेनल्टी को कैलकुलेट करने के लिए वी विल नीड आवर कैलकुलेटर्स। आ जाओ। Infant LLP is currently having 7 partners, out of which 3 are resident designated partners. ठीक है, however the LLP had provided the following information to its secretarial auditor for the financial year 23-24। Excuse me। तो financial year 23-24 के लिए secretarial auditor को LLP ने ये information दी। उस वक्त उस LLP में 7 पार्टनर्स थे, जिसमें से 3 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स थे और तीनों रेसिडेंट थे। The LLP had only 1 designated partner for 78 days during the FY 23-24। समझो, उसने जब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की तब 7 पार्टनर्स थे, जिसमें से 3 डेजिग्नेटेड रेसिडेंट पार्टनर्स थे, बट उस पर्टिकुलर ईयर में 78 डेज ऐसे थे जब उस LLP के पास सिर्फ एक डेजिग्नेटेड पार्टनर था। एंड फॉर 19 डेज द LLP had 3 designated partners, out of which none of them was a resident। While appointing one of the designated partners, Mr. Prakash, the LLP had filed the consent of appointment after 38 days from the appointment of such partner। मतलब मिस्टर प्रकाश जो एक डेजिग्नेटेड पार्टनर था, उसको अपॉइंट करते वक्त ना LLP को कंसेंट एप्लीकेशन देना पड़ता है, और वो कंसेंट एप्लीकेशन उसके अपॉइंटमेंट के 38 डेज के बाद फाइल हुआ था। There were a total of 3 partners in the LLP, out of which 2 were designated partners। You are required to compute the amount of penalty for the following violations the LLP has made
इन अकॉर्डेंस विद द सेक्शन 10 ऑफ द LLP एक्ट 2008। भैया पूरा पढ़ लिया, बट ऑफेंस कहाँ कहाँ पर हुआ है और पेनल्टी कैसे लगेगी वही नहीं पता। टेंशन क्यों लेते हो, मैं हूं ना तुम्हें समझाने के लिए। आ जाओ, आई विल एक्सप्लेन यू। सबसे पहले पेनल्टी की ओर आ जाते हैं हम। यस, अपना ध्यान से सुनना, ये 2 पॉइंट्स है जो मुझे आपको पढ़ाने हैं, ठीक है। पहले पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं। इफ द LLP कॉन्ट्रावीन्स द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 7, इसको हटा दो। कॉन्ट्रावीन्स किस चीज को कॉन्ट्रावीन करते हैं? मीनिंग दैट द नंबर ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आर लेस देन 2 और नन ऑफ द डेजिग्नेटेड पार्टनर इज अ रेसिडेंट इंडिया। पता है LLP लॉ क्या बोलते हैं? LLP लॉ बोलता है कि आपके LLP में कम से कम 2 पार्टनर्स होने चाहिए और 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए, मतलब टोटल 4। अरे नहीं, 2 पार्टनर्स हुए और वो दोनों के दोनों भी डेजिग्नेटेड हुए तो चलेगा, बट LLP में एक लॉ बोलते हैं कि कम से कम 2 पार्टनर्स चाहिए, दूसरा लॉ बोलता है कि कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स चाहिए, और वो 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स में से ना कम से कम एक डेजिग्नेटेड पार्टनर आपका रेसिडेंट होना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर आपने ये चीजें फॉलो नहीं की तो पता है क्या होगा? द LLP एंड इट्स एवरी पार्टनर शैल बी लायबल फॉर अ पेनल्टी। मतलब यहां पर समझना, यहां पर एस्पिरेंट्स गलती करते, मतलब अगर समझो एक LLP में सिर्फ एक पार्टनर है तो बेस पेनल्टी 10,000 की नहीं लगेगी। क्या बोले? द LLP एंड इट्स एवरी पार्टनर, मतलब LLP का 10,000 और उसके हर एक पार्टनर का 10,000, मतलब टोटल बेस पेनल्टी लगेगा 20,000। क्योंकि LLP इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, अलग है अपने मेंबर से, अपने पार्टनर से, तो पेनल्टी भी उस पर अलग लगेगी। ये पेनल्टी को अलग से लगाने का लॉजिक है LLP पे। तो LLP पे पेनल्टी अलग से, उसके हर एक पार्टनर पर बेस पेनल्टी अलग से। बेस पेनल्टी इस केस में कितनी है? 10,000, और कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट में 100 रुपीज पर डे, और इसमें मैक्सिमम लिमिट में भी है। LLP के लिए 1 लाख रुपए और मैक्सिमम पर पार्टनर 50,000, ठीक है। वंस अगेन मैंने क्या बोला, इधर आओ। अगर आपके LLP में 2 से कम डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हुआ है या फिर कोई भी ऐसा डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं है जो रेसिडेंट है, तो LLP प्लस एवरी पार्टनर शुड बी लायबल फॉर अ बेस पेनल्टी ऑफ ₹10K ईच, और कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट में ₹100 पर डे ईच, और मैक्सिमम लिमिट कितना? मैक्स में LLP के लिए 1 लाख तक जाएगा और पर पार्टनर 50,000 तक जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इस लॉ को अप्लाई करते हैं। आ जाओ, क्या हुआ है? While appointing one of its designated partners, Mr. Prakash the अरे ये तो दूसरा ऑफेंस हो गया। हाँ, the LLP had only one designated partner for 78 days during the financial year 23-24. Offense number 1, O1 मतलब ऑफेंस 1। समझो, LLP में कम से कम कितने डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए? 2। तो यहाँ पर 78 डेज तक LLP के पास एक ही डेजिग्नेटेड पार्टनर था, मतलब कहना से LLP पे 10,000 और उसके एक डेजिग्नेटेड पार्टनर पर 10,000 का पेनल्टी, क्योंकि LLP पे सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो बेस पेनल्टी कितना लगा? LLP प्लस 1 पार्टनर 10,000 इंटू 2, दोनों पर 10,000 का पेनल्टी, बेस पेनल्टी 20,000। एंड क्या बोला? 100 डेज फॉर एवरी कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट। तो यहाँ पर 78 डेज तक रोज LLP को 100 रुपया, उसके एक डेजिग्नेटेड पार्टनर को 100 रुपया, LLP को 100 रुपया, डेजिग्नेटेड को 100 रुपया, LLP को, ऐसे करते करते 78 डेज तक पेनल्टी लगेगा। तो कहना इसे वंस अगेन, LLP प्लस एवरी पार्टनर पर डे 100 रुपया लगेगा, ऐसा 78 डेज तक हुआ। तो इसकी टोटल पेनल्टी हुई 15,600। देखो करके देख लो, 100 इंटू 2 इंटू 78 दैट इज 15,600। तो टोटल पेनल्टी ऑफेंस नंबर 1 के लिए कितनी हुई? 35,600 रुपीज। क्लियर? अब दूसरा ऑफेंस, एंड फॉर 19 डेज द LLP हैड 3 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आउट ऑफ विच नन ऑफ देम वाज अ रेसिडेंट। तो इस पर्टिकुलर चीज में क्या हुआ? 19 दिन तक LLP के पास एक भी डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं था, मतलब वंस अगेन पॉइंट नंबर 1 हिट हुआ। फिर से हम LLP और उसके हर एक पार्टनर पर 10,000 की बेस पेनल्टी लगाएंगे। अब इस वक्त LLP था और उसके 3 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स थे, मतलब कहने से LLP प्लस 3 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स इज इक्वल्स टू 4। तो बेस पेनल्टी 4 इंटू 10,000, बेस पेनल्टी आपकी 40,000 लग गई। देख लेते कैलकुलेशन में वही है, यस वही है। LLP प्लस 3 पार्टनर्स 10,000 इंटू 4 40,000। और ऐसा कब तक चला? 19 दिन तक, मतलब कहने से
₹100 पर डे मल्टीप्लाइड बाय 400, मतलब 400 रुपया पर डे लग रहा है. ₹100 पर डे पर पर्सन, LLP एंड 3 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, तो इससे टोटल 4 हुए, तो 400 रुपया पर डे हो रहा है. एंड ऐसा 19 दिन तक चला, तो कितनी पेनल्टी हुई? 100 इंटू 4 इंटू 19 डेज करोगे, दैट इज 7600, तो टोटल हुआ 47600. ठीक है, तो देखो टोटल पेनल्टी कितनी हुई? 35,600 प्लस 47,600. तो जो पॉइंट नंबर 1 में टोटल पेनल्टी हुई ना, वो हुई 83,200. अब समझना, मैक्सिमम लिमिट देख लेते हैं. LLP पर मैक्सिमम पेनल्टी कितनी लगनी चाहिए? 1 लाख, और पर पार्टनर 50,000. भैया यहाँ पर तो टोटली 83,200 हो रहा है, तो ये पर पार्टनर तो देखो कितना ही कम हो रहा है. पर पार्टनर 10,000, लगभग पर पार्टनर पर मैं बोलूँ 5,000 भी नहीं लग रहा होगा. टोटली 1 लाख से कम है भाई. तो कैन आई से इट इज विद इन द लिमिट्स? तो आंसर इज यस. अब दूसरे पॉइंट पर पढ़ते हैं. दूसरा पॉइंट क्या है? इफ द LLP कॉन्ट्रावीन्स द प्रोविजंस ऑफ, ये भूल जाओ, सबसेक्शन 4 बोलना. फेलियर टू फाइल द कंसेंट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर विद इन 30 days ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, द LLP एंड इट्स एवरी डेजिग्नेटेड पार्टनर शैल बी लायबल फॉर अ पेनल्टी ऑफ 5,000. ध्यान से सुनना, जो दूसरा पॉइंट हो रहा है ना, वो कंसेंट फाइल करने की है विद रिस्पेक्ट टू डेजिग्नेटेड पार्टनर ओनली. तो पेनल्टी भी LLP और डेजिग्नेटेड पार्टनर पे लगेगी. तो मेरी बात ध्यान से सुनना, पहले पॉइंट में अगर आपके पास पहले पॉइंट में मतलब डेजिग्नेटेड पार्टनर 2 से कम है, या फिर एक भी रेसिडेंट डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं है, तो LLP और हर एक पार्टनर पे पेनल्टी लगेगी, फिर चाहे वो डेजिग्नेटेड हो या ना हो. बट दूसरे पॉइंट पे अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर के अपॉइंटमेंट के वक्त आपने कंसेंट फाइल नहीं किया, तो पेनल्टी सिर्फ LLP और उसके डेजिग्नेटेड पार्टनर्स पर लगेगी. तो ये ध्यान से सुन, ये ध्यान से याद रखना. यहाँ पर बेस पेनल्टी पर पर्सन 5,000 है, कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट यहाँ पर 100 रुपीज है, और यहाँ पर 50,000 फॉर LLP एंड 25,000 फॉर एवरी डेजिग्नेटेड पार्टनर. याद ना रहे तो ये फर्स्ट पॉइंट डिवाइडेड बाई 2 कर देना. 1 लाख डिवाइडेड बाई 2 50,000, 50,000 डिवाइडेड बाई 2 25,000. क्लियर? यस. आ जाओ, तो अभी हम लोग इसको भी अप्लाई कर देते हैं. While appointing one of the designated partners, Mr. Prakash, the LLP had filed the consent of appointment after 38 days. लॉ क्या बोलता है पता है? लॉ बोलते हैं कि जब भी एक LLP डेजिग्नेटेड पार्टनर को अपॉइंट करे ना, तो अपॉइंटमेंट के 30 दिन के बाद उसकी कंसेंट फाइल हो जानी चाहिए. यहाँ पर हमने 38 डेज की कंसेंट डिले फाइल की है. फ्रॉम द अपॉइंटमेंट ऑफ सच पार्टनर, there were a total of 3 partners in the LLP, out of which 2 were designated partners. अब यहाँ पर है ना LLP plus 3 partners मत बोल देना मेरे भाई, is equals to 4. नहीं, ये रॉन्ग है. मैंने क्या बोला? जब रिटर्न कंसेंट की बात आएगी और उसमें डिले आया, तो ओनली एंड ओनली डेजिग्नेटेड पार्टनर्स विल बी कंसिडर्ड. तो LLP में 3 पार्टनर्स, LLP प्लस उसके 3 पार्टनर्स नहीं, उसके सिर्फ और सिर्फ 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, तो 2 DP आएगा. ऐसा DP इज इक्वल्स टू टोटल 3. और यहाँ पर बेस पेनल्टी कितनी है? 5,000 पर पर्सन, मतलब LLP और उसके 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर, मतलब 3 लोग पर 5,000 की बेस पेनल्टी. मतलब देखो LLP प्लस 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, 5,000 इंटू 3 15,000, 100 डेज फॉर एवरी कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट. कब भरना चाहिए था? विद इन 30 डेज. हमने 38 डे पर भरा, मतलब 8 दिन का डिफॉल्ट है, और हर दिन पर 3 लोग पर 100 रुपया लग रहा है, मतलब 2400. तो टोटल कितना हुआ यहाँ पर? 17,400 इन माई सेकेंड पॉइंट. तो अब इन 83,200 में अगर मैं इस 17,400 को मिला देता हूं, तो मेरा टोटल पेनल्टी अंडर सेक्शन 10 आ जाता है 1,06,000. आई होप आपको LLP की ये वाली पेनल्टी भी जो है एकदम ही क्लियर हो गई होगी. एंड नाउ comes our final question of the video, जिसके बाद हमारी आज की वीडियो खत्म, हमारा प्रैक्टिस सीरीज का बैच खत्म. ठीक है, चलो आ जाते हैं, एकदम ही शान से कर लेते हैं. बस 2-3 चीजें हैं इसमें. आ जाओ. State that whether in the following cases the amounts can be called deposits or not as per the company's acceptance of deposits rules 2014. चलो 3 ही पॉइंट है इसमें, डोंट वरी. Raj, one of the directors of Avengers Limited, Avengers भैया, Avengers assemble, a startup company, requested his close friend Jack to lend the company 35 lakh rupees
in a single tranche by way of convertible note repayable within a period of 5 years on the date of issue. अब convertible note ना, मेरी बात ध्यान से सुनना, समझो, अगर आप कंपनी को कन्वर्टिबल नोट्स के केस में करेंसी दे रहे हो, कन्वर्टिबल नोट्स के केस में दे रहे हो, तो अगर वो कन्वर्टिबल नोट 25 लाख रुपया उससे ऊपर की है और उसका रिडेम्पशन पीरियड 10 साल से कम का है, मैंने क्या बोला, कन्वर्टेबल नोट्स का जो अमाउंट है वो 25 लाख रुपए या उससे ऊपर है, और साथ ही साथ उसका रिडेम्पशन पीरियड 10 साल से कम है, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है ना, तो दिस इज नॉट अ डिपॉजिट, एल्स इट्स अ डिपॉजिट। अपने केस में क्या हो रहा है, 35 लाख का कन्वर्टेबल नोट ले रहा है, मतलब कैन आई से, इधर ग्रीन कर देता हूं, मतलब कैन आई से दिस इज ग्रेटर देन 25 lakhs, यस, रीपेबल विद इन अ पीरियड ऑफ 5 years, मतलब कहने से दिस इज लेस देन 10 years, 10 years से एक्सीड नहीं कर रहे, तो क्या ये डिपॉजिट है? द आंसर इज नो, दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन इज नॉट अ डिपॉजिट। ठीक है, अगली चीज, मिलियनियर ट्रेडर्स लिमिटेड रिसीव्ड अ लोन ऑफ 20 लाख रुपीज फ्रॉम प्रीति हु इज वन ऑफ इट्स डायरेक्टर्स। अब एक चीज ध्यान से सुनना, याद रखना, अगर कंपनी को किसी भी डायरेक्टर से लोन मिलती है तो वो जो है क्या नहीं है, एक डिपॉजिट नहीं है। देखो, एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ द रिसीट ऑफ द अमाउंट वाज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और अ रिलेटिव ऑफ द डायरेक्टर ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर किसी पब्लिक कंपनी के डायरेक्टर के रिलेटिव से मिला तो वो डिपॉजिट है, बट अगर किसी प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर के रिलेटिव से मिला तो डिपॉजिट नहीं है, और उस कंपनी के डायरेक्टर से डायरेक्टली मिला तो डिपॉजिट नहीं है। हमारे केस में तो क्या है, प्रीति जो डायरेक्टर है सीधा सीधा उसने ही दिया हुआ है, तो क्या ये डिपॉजिट है? द आंसर इज नो, दिस इज नॉट अ डिपॉजिट। क्लियर? कमिंग ऑन टू द लास्ट पॉइंट, वॉशिंगटन रेडीमेड गारमेंट्स लिमिटेड wants to accept deposits of 51 lakh rupees from its members for a tenure which is less than 6 months। अब पहली बात ध्यान से सुनना, हम सभी जानते हैं कि कोई भी कंपनी 6 महीने से कम के पीरियड के लिए या 36 मंथ्स से ज़्यादा के पीरियड के लिए डिपॉजिट्स इश्यू नहीं कर सकती, बट यहाँ पर क्या है, एक कंपनी को 51 लाख के डिपॉजिट्स अपने मेंबर से चाहिए विच इज लेस देन 6 मंथ्स। तो अब क्या होगा, ध्यान से सुनना, जनरल रूल तो यही है, देखो, और इन लेस देन 6 मंथ्स, ठीक है, एंड द पेमेंट ऑफ डिपॉजिट कैन नॉट एक्सीड 36 मंथ्स। बट इसमें ना एक एक्सेप्शन है, पता है एक्सेप्शन क्या है? ध्यान से बोलते हैं, अगर आपका डिपॉजिट्स आपके एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम, मतलब कहना से योर नेटवर्थ, पूरा नेटवर्थ नहीं आएगा, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम प्लस आपका फ्री रिजर्व्स, इतने कंपोनेंट का 10% से ऊपर का डिपॉजिट नहीं है, और आप उसे 3 महीने में रीपे कर दोगे तो आप 6 महीने से कम के डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो। मतलब समझो, अगर डिपॉजिट का अमाउंट आपके पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम के 10% से कम है तो आप 3 महीने तक के डिपॉजिट भी इश्यू कर सकते हो। ठीक है, तो अब इसका ना डिप्लोमेटिक आंसर है, ये आपकी मॉड्यूल का एडजस्टमेंट है, उन्होंने भी सेम यही डिप्लोमेटिक आंसर दिया हुआ है, तो आपको भी क्या करने का, एग्जाम में डिप्लोमेटिक आंसर लिख के आ जाने का कि भाई वैसे तो अलाउड नहीं है, बट 10% ऑफ POSC प्लस SP प्लस FR से कम हुआ तो 3 महीने तक के भी चलेंगे। ठीक है, आपको वैसे मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, एंड विद दिस वी फिनिश आवर वीडियो एंड वी फिनिश आवर महा प्रैक्टिस बैच। गाइस, इट वॉज एब्सोल्युटली फन टीचिंग यू ऑल, बहुत ही आई वुड से इंसाइटफुल सेशंस थे। आई डोंट नो क्या मैं सच में इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर पाया हूँ या नहीं, बट मेरे लिए ये सेशंस काफ़ी इंसाइटफुल रहे थे, क्योंकि आप लोगों को पढ़ाने के लिए ना मुझे भी काफ़ी सारी चीज़ें रिसर्च करनी पड़ी और उसमें मुझे भी बहुत मज़ा आया। तो दिस पर्टिकुलर बैच आई वुड से थैंक यू सो मच आप लोगों का यहाँ तक सपोर्ट बनाए रखने के लिए, एंड ऐसे ही और भी बैचेस आएंगे। आपको बस लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को। दैट्स इट, दैट्स ऑल यू हैव टू डू। बाकी बैचेस, नोट्स, सब कुछ आप तक पहुंचते रहेंगे। ठीक है, एंड अब ध्यान से सुनना, आपकी जो सितंबर 24 एग्जाम्स है ना, उसके लिए एक प्री एग्जाम बैच भी बहुत जल्द आएगा।
नॉट प्री एग्जाम प्रैक्टिस, सॉरी, एक लास्ट मोमेंट एग्जाम बैच भी आएगा May 24 अटेम्प्ट में। पता है एग्जाम के एक दो दिन पहले मैं वीडियोस डालता था प्रैक्टिस के लिए, तो वैसा ही मेरा प्लान है September 24 के लिए भी। बट अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे, अगर मुझे लगा कि आप लोग मुझे उसके लिए सपोर्ट कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो, भर दो कमेंट सेक्शन कि भैया हमें ऐसा बैच भी चाहिए प्लीज़, ये बहुत इंसाइटफुल बैच था, तो मैं पक्के से पक्का आप लोगों के लिए वो बैच लाऊंगा। ठीक है, चलो विद दिस आई साइन ऑफ फॉर द लास्ट टाइम फ्रॉम दिस बैच। मिलेंगे बहुत जल्द हमारी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग, टेक ब्लेसिंग्स फ्रॉम योर गॉड, टेक ब्लेसिंग्स फॉर योर पेरेंट्स एंड कीप वर्किंग हार्ड। बाय बाय।